एक शिक्षक बताता है, एक अच्छा शिक्षक समझाता है, एक बेहतर शिक्षक करके दिखाता है, एक महान शिक्षक प्रेरित करता है। अनअकैडमी में आपका स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी सबसे बेहतरीन और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको मिलते हैं लाइव सेशन बेस्ट एडुकेटर के साथ। मानिए बेस्ट एडुकेटर इस देश के। इसके अलावा लाइव प्रैक्टिस मिलेगी आपको एडुकेटर के साथ, जहां पर आप प्रैक्टिस करेंगे अपने क्वेश्चंस को। वीकली क्विजेस होंगे जहां पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सके। 9 से लेकर 12 कक्षा तक बैच और कोर्सेज ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। ज्वाइन कैसे करेंगे? सब्सक्रिप्शन प्लान अनअकैडमी। इसके लिए आपको जाना होगा www.unacademy.com पे। फायदे क्या हैं इसके ज्वाइनिंग अनअकैडमी के? पहली चीज, आपको कोर्स वर्क कहीं से भी किसी समय भी मिलेगा, अवेलेबल रहेगा। आप फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता से और स्ट्रक्चर के साथ काम कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे। समय का उपयोग होगा, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। इसके अलावा आप क्लासमेट्स के साथ डिस्कशंस कर सकते हैं। आपको फीडबैक मिलेगा अपने टेस्ट पे और सैंपल पेपर सॉल्व किया जाएगा। प्रिफर्ड पेस है लर्निंग की। अफोर्डेबल कोर्सेज है सभी के लिए। आप 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको कोड यूज करना है LE01 ताकि आप 10% डिस्काउंट ले सके। वेलकम टू अनअकैडमी। CBSE क्लास 10th सोशल साइंस, सोशल स्टडीज, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उन्हें हम देख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे हैं? क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं बार बार। पहला सवाल है, व्हाई हैड द इंडियन गवर्नमेंट पुट अ बैरियर टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्टेट एनी वन रीजन। ऐसा क्यों हुआ कि सरकार ने रोक लगाई फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में? देखिए, गवर्नमेंट क्या कर सकती थी कि फॉरेन कंपनीज को अलाउ करे कि आ जाए हिंदुस्तान में, अपना ट्रेड भी करें, व्यापार भी करें और इन्वेस्टमेंट भी करें, बिजनेस यहां पर ले आए। जो आज हो रहा है हमारे देश में नहीं, हर जगह FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये काम नहीं किया। उन्होंने कहा कोई फॉरेन कंपनीज नहीं आएगी। उन्होंने बैरियर लगा दिया या कहें स्टॉपेज लगा दिया कि कोई भी बाहर की कंपनी नहीं आएगी, ना यहां इन्वेस्ट करेगी। हमारी स्वतंत्रता के बाद ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स थे उनको कोई फॉरेन कंपटीशन ना करना पड़े, या ये कहें कि कोई प्रतिस्पर्धा ना हो। जो इंडस्ट्रीज थी या ये कहें फार्मर थे, उन्होंने जब जस्ट स्टार्ट किया था इंडिपेंडेंस के बाद, फार्मर, क्योंकि आप देखें 200 साल तक हम लोग ब्रिटिश राज में रहे और उस समय किसी की भी अवस्था ठीक नहीं थी, तो बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं थी। और स्वतंत्रता के बाद इन सबको एक बूस्टअप या टेकअप देना चाहिए था, चाहे वो साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, या आप इंडस्ट्री की बात करें, उद्योग की बात करें। तो यहां पर सरकार चाहती थी कि पहले जो लोकल आपके इंडस्ट्रियलिस्ट है, फार्मर्स है, वो ग्रो करें और उस लायक बन जाएं, उस अवस्था तक आ जाएं ताकि वो बाहर के कंपटीशन को ले सकें, झेल सकें, जो कि आज कर रहे हैं। तो इसीलिए ये बैरियर लगाना बहुत जरूरी था ताकि प्रतिस्पर्धा कर सके वो फॉरेन कंपटीशन से और अपना भी एक लेवल बना सके। व्हाई डिड महात्मा गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट दी प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट? एक्सप्लेन एनी रीजन। अब रॉलेट साहब की अध्यक्षता में एक कमिटी थी जिसने एक्ट पास किया, रॉलेट एक्ट। बहुत दमनकारी एक्ट था ये। तो महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया कि पूरे देश में सत्याग्रह किया जाएगा, जो रॉलेट एक्ट है उसके विरुद्ध, उसके प्रोटेस्ट में। अब रॉलेट एक्ट इतने तेजी से फटाफट पास किया गया, बहुत तेजी से, जबकि इंडियन मेंबर्स जो थे उसको अपोज कर रहे थे। पूरा देश इसको अपोज कर रहा था कि ये एक्ट पास नहीं होना चाहिए। बहुत दमनकारी एक्ट था। मैं अभी आपको बताता हूं क्यों दमनकारी एक्ट था। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा कि जब ये पास हो गया तो अब सत्याग्रह किया जाएगा, क्योंकि अब इस प्रपोज्ड एक्ट को, जो कि वाकई में फाइनल बन गया, उसके लिए इसका विरोध करना है, क्योंकि ये देश के लिए, देश के पॉलिटिकल पार्टीज या लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत दमनकारी था। पहली चीज तो ये थी कि इसमें सरकार को बहुत पावर मिल गई कि जो भी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है या जो भी देश के लिए कुछ कह रहा है या सरकार के विरुद्ध कह रहा है, उसके विरुद्ध उनके पास पावर बढ़ गया। यानी कोई भी कोई डिमांड करता या कोई भी उनकी नीति के खिलाफ बोलता, उसके लिए
जो उस समय ब्रिटिश सरकार थी उसको बहुत ज्यादा पावर दी गई दमन करने के लिए। जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उनको प्रिजनर की तरह लिया जा सकता था, जेल के पीछे डाला जा सकता था। यानी कोई साहब है जिनको पकड़ लिया गया, अब ये तो किसी को भी पकड़ा जा सकता था, उसको 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता था बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी न्याय व्यवस्था के। यानी कि कोई न्यायिक जुडिशियल पाथ पाथ से पास हुए उनको जेल में डाल दिया। ये बहुत अनजस्ट लॉ था, खास तौर पे क्योंकि ये बनाया ही इसलिए गया था कि जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं या जो लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, जो उनके लीडर हैं, इनको अंदर डालो पहले, इनको पहले अंदर डालिए, बाद और उनके साथ ऐसा व्यवहार करिए जो कि ह्यूमन नहीं है। द स्ट्रगल ऑफ नेपाली पीपल इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। अब नेपाल बहुत छोटा देश है, लेकिन वहां के लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा काम किया। ये आप देखें, ये स्ट्रगल बहुत बड़े स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है, पॉपुलर, यानी काफी इसकी चर्चा होती है और इससे कई देशों के लिए ये एक निर्देश बना या ये कहें इंस्पिरेशन बना। जो नेपाली लोगों का, नेपाली पीपल के लोगों का जो ये स्ट्रगल था वो वाकई में सारी डेमोक्रेसी के लिए एक आई ओपनर था। हुआ ये था कि किंग ज्ञानेंद्र साहब आए और उनके पीछे जो थे उनकी पूरी परिवार की हत्या हो गई। फरवरी 2015 में बहुत सारे ऐसे ऐसे उसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट शुरू हुए। मैं कहूं इसमें इन्होंने एसपीए बनाया था, पॉलिटिकल अलायंस बनाया था, पूरी पार्टीज आपस में मिल गई, माओवादी भी मिल गए, साथ में जो लोग हैं वो सड़कों पे आ गए, लाखों के लोग में आ गए। जो जिन पार्टीज की डाइवर्स आइडियोलॉजी थी, यानी पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी 1, पॉलिटिकल पार्टी 2, जिनकी आइडियोलॉजी अलग थी, जो कभी साथ नहीं आते थे, एक दूसरे की वो विरोध में रहते थे, वो साथ आ गए और उन्होंने देखा कि जो हमारी डेमोक्रेसी पे हमला हो रहा है ज्ञानेंद्र के कारण, उसको बिल्कुल उन्होंने डिफाई कर दिया, कर्फ्यू को डिफाई कर दिया। उसमें क्या हुआ, ज्ञानेंद्र ने थोड़ी बहुत चीजें दे दी, ज्ञानेंद्र किंग ज्ञानेंद्र ने, इन लोगों ने नहीं माना क्योंकि वो केवल ऐसे चिल्लर थे। उन्होंने कहा हमको चिल्लर नहीं चाहिए, हमको वो चीजें चाहिए जो एक डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। उनकी मेन डिमांड जो थी, जो प्रोटेस्टर की, वो डिमांड उनको पूरी चाहिए थी। तो कुछ जैसे मैंने बताया कि ज्ञानेंद्र जी को लग तो गया था कि भाई इतना ज्यादा मेरे पे प्रेशर आ रहा है, किनका, पॉलिटिकल पार्टीज का भी और पीपल का, लोगों का भी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कुछ दे देते हैं। लेकिन उसके बाद उनको समझ में आ गया, सारे डिमांड्स उनके मेन जो डिमांड थी वो प्रोटेस्टर की, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी डिमांड उन्हें मानी। इसका मतलब यह है कि नेपाली इसका जो सेकंड मूवमेंट था, बेसिकली जो सेकंड मूवमेंट कहते हैं, ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था उनके लिए नहीं, पड़ोसियों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, कि छोटे से देश में लोगों ने क्या करके दिखाया। डिस्क्राइब द कंडीशंस इन विच मार्केट्स डू नॉट वर्क इन अ फेयर मैनर। मार्केट सही तरीके से काम नहीं कर रहे, ऐसा क्या हो सकता है, ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है उसके पीछे कि आप किसी मार्केट में जाए, वहां के लोग या फिर कंपनी ठीक से काम ना करें। जब प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सामान बना रहे हैं, वो बहुत कम है और बहुत पावरफुल है। यानी अगर आपने कोई एक जैसे दुकानदार है, उसके सामने आप जाके बोलेंगे तो वो आपको डरा धमका के भगा देगा, आप कुछ नहीं कर सकते कि उसके खिलाफ। जब कंज्यूमर बहुत छोटे छोटे अमाउंट में लेते हैं, इक्का दुक्का सामान लेते हैं, तब भी कोशिश, मार्केट में कई लोग ऐसे हैं जो अनफेयर तरीके से काम करते हैं, जो सही तरीका नहीं है। कंज्यूमर जब स्कैटर्ड होते हैं, इसका मतलब मान लीजिए जैसे मैं चीट हो गया इस दुकानदार से, आप भी हो गए, कुछ आपके साथ भी कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस कर दी, मैल प्रैक्टिसेस कर दी, हम दोनों अलग अलग हैं, हम लोग साथ नहीं हैं और हम मिलकर उससे फाइट नहीं करना चाहते या कर नहीं रहे हैं, यानी हम स्कैटर्ड हैं। उसके बाद जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी मोनोपोली होती है, जो राजा होते हैं उस सामान के, और उनके पास ह्यूज पैसा होता है और जो इस पैसे के बल पे, पावर के बल पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनकी करोड़ करोड़ में टर्नओवर होता है। अब होता यह है कि कभी कभी ये भी होता है कि गवर्नमेंट उनके साथ वो मिलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को वो चंदा वगैरह देते हैं उनकी पार्टी को, तो गवर्नमेंट उनकी पॉलिसी में कभी कभी सम्मिलित हो जाती है, हमेशा ऐसा नहीं होता। लेकिन कभी चीज कोई इनकी सामने आती है इन कंपनियों की कि भाई कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही है, तब भी गवर्नमेंट उसमें ज्यादा एक्शन नहीं ले पाती, क्योंकि सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन जाती है। तो यहां पर बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध अगर वो गलत काम भी कर रही है तो उनके खिलाफ कोई एक्शन करने में प्रशासन थोड़ा पीछे हो जाता है या रहता है। इससे वो अनफेयर अपना काम करते रहते हैं। दूसरा यह है कि कई कंपनीज ऐसी हैं जो गलत तरीका की गलत बयानी करते हैं, या ये कहें कि गलत एडवर्टीजमेंट देते हैं। मान लीजिए हिंदुस्तान की बात करें, मोस्टली लोग यहाँ वेटिश है, मतलब सांवले हैं। यहां पर एक ऐसा क्रीम दिखाया जाता है, बताया जाता है कि ये क्रीम आपको एक हफ्ते में गोरा कर देगा। अब गोरा कर देगा, आपने कॉस्ट ले लिया उससे, कंज्यूमर उसमें आ भी गया। अब क्रीम की बात अगर मैं करूं तो क्रीम जो लगाएगा वो किसी को बताएगा तो नहीं कि मैंने क्रीम लगाया हुआ है, और लेकिन वो क्योंकि
टीवी में बार बार देख रहा है, न्यूज़पेपर में देख रहा है, उसको लगेगा मैं गोरा हो जाऊंगा या गोरा हो जाऊंगी, गोरी हो जाऊंगी, और वो खरीद लेते हैं लेकिन किसी को बता नहीं पाते हैं, और उनका नुकसान हो जाता है क्योंकि उनको बेवकूफ बनाया गया है, उनको ऐसी बात कह दी गई है जो कि नहीं पॉसिबल है, जो हो नहीं सकती। तो ये जो चीज है, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें कि ये देश का नमक है या देश का दूध है या माँ माँ के नाम पे ऐसा कुछ बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। आज के समय में रिसेंट ईयर्स में हाउ मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। मार्केट कैसे चेंज हो गए हैं, बाजार किस तरीके से परिवर्तित हो गए हैं, बहुत बार आए। पहली चीज तो यह है कि आज के बाजार, आज के मार्केट इस तरीके से बदले हैं कि सामान और सर्विसेज, इन अगर आप एज ए कंज्यूमर मार्केट में जाते हैं तो आपके पास एक ही चीज लेनी जानी है, उसके लिए आपको मल्टीपल, सेम स्टफ के लिए मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। चाहे आप डिजिटल कैमरा लेने जा रहे हो, मोबाइल फोन लेने जा रहे हो, टेलीविजन, या फिर कोई भी सामान लेने जा रहे हो, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे आप कोई भी नाम ले लीजिए, वो सारे पूरे विश्व के आपके रीच में हैं। आप जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन ले सकते हैं। लोकल ब्रांड भी आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल ब्रांड भी देख रहे हैं, और ये क्योंकि इतना कंपटीशन है, आपको रीजनेबल प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में चीजें मिल जाती है। हर एक सीजन में आप नए टीवी देखेंगे, नए मोबाइल देखेंगे, नए मोबाइल लॉन्च होते देखेंगे, मतलब हर चीजें नई नई आ रही हैं। आप केवल व्हीकल की बात नहीं करें, बड़ी बड़ी कंपनियां हर महीने, हर समय नई नई चीजें लॉन्च करती रहती है, यानी कि आपके पास ऑप्शंस बढ़ते रहते हैं। एज ए कंज्यूमर आप एक तो कम पैसे में चीज मिल जाती है और बहुत अच्छी चीज मिल जाती है। चाहे आप कोई भी बड़ी कंपनी का नाम ले, उसके बाजार, वो हमारे बाजार में है या हम उनके बाजार में है। इसी तरीके से ये देख कि सुई से लेकर टेलीविजन से लेकर जूस से लेकर किसी का भी नाम ले ले, बड़ी बड़ी कंपनियां हर एक जगह अपना हाथ आजमा रही हैं, और उससे हमें क्या मिलता है, कंपटीशन मिलता है। कंपटीशन से कंज्यूमर को फायदा होता है और क्वालिटी भी मिलती है। सबसे बड़ी बात है क्वालिटी। अगर किसी कंपनी की क्वालिटी अच्छी नहीं, आप अगली बार नहीं खरीदेंगे उसको, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे डिमांड के हिसाब से हमें चीजें मिल रही है, रीजनेबल मिल रही है, और वो सारे प्रोडक्ट जो भी हम चाहते हैं आज हमारे मार्केट में अवेलेबल है। इस तरीके से मार्केट चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। Why is conservation of mineral resources essential? Explain any three method to conserve them. मिनरल यानी कि खनिज। अब खनिज रिसोर्सेज या खनिज संसाधन, इनका संरक्षण करना, कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है? पहली चीज तो ये बता दूं, इन सब का सार ये है कि नॉन रिन्यूएबल है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये कतई नहीं है कि ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। प्रकृति, नेचर इनको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन इनको 100,000 और लाख इतने साल लग जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी मिनरल। तो बहुत समय लग जाता है ताकि ये कोयला बन सके, पेट्रोलियम बन सके, या फिर प्लैटिनम बन सके। बहुत समय लग जाता है। तो आज हम जिस तरीके से इसका हम उपयोग कर रहे हैं, प्रकृति इस हालत में नहीं है कि वो उसको रिप्लेनिश कर सके। तो रीजन क्या है? पहली चीज तो यह है कि जितनी भी इंडस्ट्री, उद्योग और एग्रीकल्चर, कृषि, उनकी डिपेंडेंस मिनरल पे बहुत ज्यादा है। वो खनिज का उपयोग करते हैं, खनिज संसाधनों का उपयोग करते हैं या उसके प्रोडक्ट का करते हैं। हमारे बाजार का, हमारे उद्योगों का, सब कोई उसी पे डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और अगर ये यूज करते रहे तो आगे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर क्या करेगी? द प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन इज स्लो। जैसे मैंने आपको बताया कि इस खनिज को बनने में सालों साल लग जाते हैं। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। पेट्रोलियम को बनने में हजारों साल लगते हैं। नॉन रिन्यूएबल मैंने आपको बताया था, नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं आएंगे, वो बनेंगे, आगे चल के बनेंगे, लेकिन तब बनेंगे जब हजारों साल हो जाएंगे। हजारों साल लगे उनको बनने में, आगे के हजारों साल लगेंगे उनको बनने में। तरीके क्या है कंजर्व करने के लिए? मैं आपको दो अलग रूपरेखाएं दिखाता हूं। पहली चीज ये है कि वो एग्जॉस्टेबल है, खत्म हो जाएंगे। लिमिटेड है, हमें पता है इतना पेट्रोल है, यह खत्म हो जाएगा। मिनरल्स का केवल एक ही यूज नहीं है। यानी अगर मैं आयरन बनाता हूं, या फिर आयरन और, या ये कहें लौह अयस्क से हम लौह निकालते हैं, आयरन निकालते हैं, तो आयरन हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट को आयरन को किसी और इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। हम जानते हैं कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो फीडर इंडस्ट्री है बाकी इंडस्ट्रीज के लिए। तो ऐसी इंडस्ट्री जो दूसरे के लिए फीडर का काम कर रहे हैं, तो मिनरल का एक काम नहीं होता, उसके बहुत सारे काम होते हैं। इस तरीके से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, वो इतना तेज बढ़ रहा है कि हम मान लीजिए एक्स अमाउंट निकाला करते थे, अब हम x टू द पावर n निकाल रहे हैं। हम x+1 x+2 नहीं निकाल रहे हैं, हम x की घात n, मतलब मल्टीपल फोल्ड हम एक्सट्रैक्शन करने लगे हैं मिनरल के। तो हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं? हम इसका सोच समझ के, दिमाग के तौर पे सस्टेनेबल यूज करें। 100 रुपए आपके पास है, पूरा महीना आपको चलाना है, तो आप एक दिन में 100 रुपए तो नहीं खर्च करेंगे ना।
दिमाग से खर्च करेंगे, सोच के करेंगे। कुछ दिन 10 रुपए खर्च कर दिए, एक हफ्ते बाद 10 रुपए और खर्च कर दिए, ताकि 30 दिन तक आपका काम चलता रहे और आपके पास कुछ कंटीजेंसी के लिए भी जेब में पैसा हो। इसी तरीके से 29 दिन का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। सेम एग्जांपल मैं यहां पर देना चाहूंगा कि जब आप एक ऐसा चीज यूज कर रहे हैं जो खत्म होने वाली है, तो जरूरी यह है कि आप गैर परंपरागत यूज करें। आप ऐसी चीजें यूज करें जो आप गैर परंपरागत, यानी वो सोर्सेस जो हमेशा रहेंगे, जिसको हम रिन्यूएबल सोर्सेस कहते हैं, और रिसाइकल करें चीजों को। मैं फिर से बताता हूं कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बहुत साल में आया है, बार बार आया है। पहली चीज यह है कि हमको मिनरल्स को, खनिजों का ऐसा उपयोग करना है कि एक तो प्लान करें और सस्टेनेबल तरीके। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि मैं भी यूज करूंगा, मैं अपने बच्चे के लिए भी रखूंगा, मेरा बच्चा उसके बच्चे के लिए रखेगा, उसका बच्चा उसके बच्चे के लिए रखेगा, यानी कि जो बच्चे आने वाले हैं उन सबको वो मिले जो हमारे पास है। और नई टेक्नोलॉजी हमें ईजाद करनी पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो जिसको हम कहते हैं कि ये खराब आयरन है या खराब खनिज है, उसको हम फेंक देते हैं या यूज नहीं करते। लेकिन हमको ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी ताकि हम इन सब का भी उपयोग कर सकें। केवल ये कह के कि ये बेकार है, इसको यूज नहीं कर सकते, ये बात सही नहीं होगी। यानी लो ग्रेड को, और ये कहें कि लो कॉस्ट में भी यूज कर सके। लो कॉस्ट, क्योंकि जब अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तब हम लो कॉस्ट में उसे यूज कर पाएंगे। मेन चीज है रिसाइकलिंग। रीयूज और रिसाइकलिंग दो बड़े शब्द हैं कि जो जो मेटल्स ऑलरेडी हैं उनको हम, अगर एक बार उसका उपयोग हो गया, उसको हम रिसाइकल करें। दूसरी चीज ये है कि हम सबसे बड़ी चीज है वेस्टेज। मान लीजिए आप बाजार से सब्जी लेके आए, जब आपकी मम्मी उसे बनाना शुरू करती है, पापा बनाना शुरू करते हैं, 1 केजी की आप लेके आए, तो आपको मुश्किल से 300-400 ग्राम निकल के आता है, क्योंकि आप उसको काटते हैं। जैसे तरबूज ही ले लें, अगर उसका बाहर का काट देंगे या जो भी आप खाएंगे बीजे निकाल देंगे, तो मुश्किल से 1/3 या बहुत ही कम मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि वेस्टेज बहुत होता है इसमें, और उसका चांस भी आप कुछ कर नहीं सकते वेजिटेबल में। लेकिन जब आप माइनिंग करते हैं खनिजों की, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, तो बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाता है। मतलब अगर 10 ग्राम निकाला है आपने, अगर एक मिनरल, तो मुश्किल से 2 या 3 ग्राम, 4 ग्राम आप यूज कर पाते हैं, बाकी 4-5 ग्राम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो ये जरूरी है कि हम उसका माइनिंग और प्रोसेसिंग में इसका वेस्टेज कम से कम करें। Describe any 5 major functions of political parties. पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक राजनीतिक, कई ऐसी पार्टीज होती हैं जो नेशनल लेवल है, कई पार्टी ऐसी स्टेट लेवल है। अब ये पार्टी जब ये जीतती हैं तो वो सरकार बनाती है। वो इसलिए बनती है कि उन्हें सत्ता चाहिए, यानी वो देश को गवर्न कर सके, स्टेट को गवर्न कर सके। तो क्या मेजर फंक्शंस हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के? जैसे बीजेपीज वी हैव, हमें बीजेपीज है, हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे देश में है, सीपीआई है, समाजवादी पार्टी है, डीएमके है, एआईएडीएमके, बहुत सारे नाम है। तो काम क्या है इन पॉलिटिकल पार्टी से, ये बनती क्यों है? पहली चीज ये है कि इनका काम होता है इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन लड़ना मतलब इनको सत्ता चाहिए, इनको पावर चाहिए, मतलब ये कोई पद ग्रहण करना चाहते हैं। इसके अलावा ये अपनी पॉलिसी या प्रोग्राम रखते हैं, चाहे आप मैनिफेस्टो रखें या अपनी विचारधारा सामने रखें, जो भी वो करना चाहते हैं, अगर वो जीतेंगे तो पार्टीज लॉ बनाने में, कानून बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जो पार्टीज होती हैं वही जीतती हैं, जो पार्टी जीतेगी, कुछ पार्टीज अपोजिशन में होंगी, और वो किसी संबंध में कानून बनाएंगे, और कानून कुछ इस तरीके से बनेंगे जो जनता कह रही है, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज के अपने आधार पे चीजें बनेगी। पॉलिटिकल पार्टीज या पार्टीज ये सरकार बनाती है। जैसे बीजेपी की बात करूं, एग्जांपल ले लेता हूं, 2014-2019 से बीजेपी की सरकार है हमारे देश में। ये सरकार चला रही है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो इस तरीके से अगर वो जीतते हैं तो सरकार चलाते हैं। जो पार्टी हार जाती है, डिफरेंट पार्टीज जो पार्टी हार जाती है, उनका काम होता है अपोजिशन का, यानी कि वो काम करती है अपोजिशन की तरह, और अपोजिशन भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए जितने की रूलिंग पार्टी, तभी काम ठीक से होगा। मान ली हमारे फ्रेमर जो थे, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली डिसाइड किया था कि एक पार्ट जो होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, एक पार्ट होगा गवर्निंग पार्ट होगा, जो गवर्न करेगा, जो सरकारी पार्ट होगा, सरकार होगी, और एक होगा अपोजिशन, जो इनकी नीतियों को, गलत नीतियों को, इनकी कुछ गलत कामों को, या कोई ऐसा कुछ हो रहा है जो जनता के खिलाफ है, उसके लिए अपोजिशन करेगा, विरोध करेगा, जो अपोजिट पार्टी का होगा। और इसी से एक डेमोक्रेसी चलती है। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। अब ये बड़ा एक ऐसा मुद्दा है जिसको मैं बताना चाहूंगा। इसमें यह, जैसे बीजेपी मान लीजिए एक पार्टी है, अब उन्होंने कहा राम मंदिर का मुद्दा है, या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो लाएंगे और एनआरसी लेके आएंगे। तो ये सारी चीज उन्होंने 2019 में जनता के सामने रखी, और फिर जब जनता ने कहा कि हाँ ठीक है हमें ये चाहिए, तो उसके बाद वो चुनाव जीते। ये सारी जो चीजें थी वो पार्टी ने उनके सामने रखी। ऐसे ही फिर कांग्रेस ने उस समय कहा, 2019 की बात करता हूं, उन्होंने कहा कि हम न्याय योजना लाएंगे।
जब इलेक्शन में वो आए, क्योंकि उनको भी कुछ मैनिफेस्टो देना था, उन्होंने कहा कि हम न्याय योजना लाएंगे, हम कुछ 60, 62, 72 हजार ऐसा कुछ उन्होंने अमाउंट दिया था कि चलिए एग्जाम्पल ले लीजिए 5,000 रुपए, कि 5,000 हर आदमी के अकाउंट में हम डालेंगे ताकि कोई भूखा ना मरे, तो किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन लोगों ने इसको पसंद नहीं किया, लोगों ने कहा नहीं हमें ये नहीं चाहिए, उन्होंने इस पार्टी को बुरी तरीके से हरवा दिया। तो ओपिनियन बनाती हैं पार्टियां, कांग्रेस बना नहीं पाई, बीजेपी ने बहुत अच्छा बनाया और वो राज कर रही है, बहुत अच्छे से सब चीजें चल रही है। इसके अलावा पार्टीज जो है वो आपको आपको अलाउ करती हैं कि आप गवर्नमेंट मशीनरी के पास जा पाए। कैसे समझाइए? देखिए, एक ब्यूरोक्रेट है, एक आईएएस ऑफिसर है, एक डीएम है। क्या मैं जा सकता हूं? कि आप जा सकते हैं? बड़ा मुश्किल है। एक डीएम से आईएएस से मिलना हमारा बड़ा मुश्किल है। लेकिन कॉर्पोरेटर जो पार्षद है लोकल, वो तो हमारा दोस्त है, वो तो बगल में रहता है। हम जाएंगे उसके पास, उससे कहेंगे हमारी ये समस्या है और पार्षद को आपका वोट चाहिए, तो आपके लिए काम करेगा क्योंकि आपके वोटों ने उसको जिताया है। वो जाएगा, आगे जाएगा, और भी जो भी लेवल है वहां पर जाएगा, नगर निगम में जाएगा, वहां से आगे आपके विधायक के पास जाएगा। तो इस तरीके से आपके लिए काम बन जाएगा। तो एक तरीके से आपको रास्ता मिलता है कि गवर्नमेंट मशीनरी में अगर आपको कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप इनके थ्रू अपने काम करवा सके, या इस रास्ते को भी का भी चयन कर सकते हैं अपने वेलफेयर स्कीम को जानने के लिए। जैसे सरकार ने वेलफेयर स्कीम अगर बनाई है, तो कॉर्पोरेटर इसमें और ये सब पार्षद और जो बाकी राजनेता इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल पार्टीज? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। अब बहुत सालों तक ये आया है, तो इसमें कुछ नाम आपको जरूर पता होने चाहिए, जिसमें अभी आपको नाम बताऊंगा। प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो सरकार में उन पर प्रेशर डालती है, सरकार पर डालती है। पहली चीज ये होती है कि जो भी वो काम करना चाहते हैं वो लोगों के लिए होता है। वो लोगों के लिए, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया। ये कोई मूवमेंट वगैरह नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर से लोग जुड़े, उनको समझ में आया कि हमें टाइगर को बचाना चाहिए। चलिए मैं एक एक्चुअल चीज देता हूँ, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब यहाँ पर एक बांध बना था गुजरात में, और जो दामोदर नदी पे, अब उसमें यह था कि ये बांध बनेगा तो कितने लोगों का नुकसान होगा, उसके लिए ये लोग खड़े हुए आए। वेदा पाटकर जी इसकी हेड है, और फिर उन्होंने सरकार पे प्रेशर डाला। वो तो बांध तो बन ही गया, लेकिन उसके बाद जो लोग विस्थापित हुए उनके लिए फाइट अभी तक जारी है। तो सरकार जब तक ये अगर मान लीजिए ये नर्मदा बचाओ आंदोलन नहीं होता, तो उन लोगों के लिए कौन बात करता, उन लोगों के लिए क्या कौन कहता, आवाज उठाता, जो लोग इससे पीड़ित है, इस बांध बनने के कारण दिक्कत आई। तो इन सब चीजों के लिए प्रेशर ग्रुप या फिर मूवमेंट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि लोग आपस में साथ में, एक आदमी अपनी बात नहीं कहेगा, एक ग्रुप कहता है। इसके अलावा वो प्रोटेस्ट एक्टिविटी करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, और बिजनेस ग्रुप जो होते हैं वो लॉबिस्ट निकालते हैं। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं, जैसे अंबानी साहब हो गए, अडानी साहब हो गए, ये करोड़पति नहीं, ये अरबपति लोग हैं। अब ये गवर्नमेंट के पास थोड़ी ना जाएंगे, जिनको ये चंदा देते हैं, जिन लोगों को इन्होंने बनाया है, उनके पास ही नहीं जा पाएंगे। तो वो क्या करेंगे? लॉबिस्ट को लेके आते हैं। लॉबिस्ट होते हैं, कुछ बीच में एजेंट्स होते हैं, वो इनके थ्रू सरकार से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज ये मूवमेंट से निकलती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, प्रेशर ग्रुप्स आर आइदर फॉर्म्ड और लेड बाय लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो जितने भी, अगर आप जाएंगे, चाहे मजदूर यूनियन देख लें, मजदूर संघ ले लें, चाहे आप किसी भी कॉलेज में चले जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वहां पर एनएसयूआई है, एबीवीपी है, जितने भी आपको संघ मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं, या जितनी भी पार्टीज मिलेगी, वो कहीं ना कहीं बैकिंग होगी उनकी बड़ी पार्टियों से, यानी वहां पर पार्टियों का बैकिंग होता है। ठीक, जो प्रेशर ग्रुप्स, ये कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी भी चला देती है, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे मैंने कहा कि वो मूवमेंट्स बनते हैं। जैसे आंदोलन, आसाम का आंदोलन हुआ था कि विदेशियों को नहीं आने देंगे, और इसी तरीके से तमिल गैर हिंदी के लिए, हिंदी के विरुद्ध बात हुई थी, जो द्रविड़ एआईडीएमके डीएमके उससे बनी। फिर दिल्ली में आ जाइए, दिल्ली में करप्शन के खिलाफ लोग जुटे, उसके नेता थे हमारे अरविंद केजरीवाल जी, और उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई, वो जीते, आज वो राज कर रहे हैं। द प्लेस वेयर मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड, कौन 1920 में कहा हुआ था? ये कोलकाता में हुआ था। कैलकाटा उस समय इसको कहते थे, आज इसको कोलकाता कहते हैं। ये हमारे एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, उसकी राजधानी है। वहां पर 1920 में भारतीय नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। Why is the supervision of the functioning of formal sources of loans necessary? लोन्स यानी कि कोई आपको ऋण दे रहा है। दो तरीके के लोन हो सकते हैं। मेन चीज, एक फॉर्मल सेक्टर में लोग लेते हैं जाके, एक इनफॉर्मल सेक्टर में लेते हैं। यानी लोन्स, ऋण लेना होता है। जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर आप किसी साहूकार के पास जाते हैं, जमींदार के पास जाते हैं, लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं, या किसी मनी लेंडर के पास जाते हैं, जैसे साहूकार मैंने नाम लिया, या दोस्त यार से मांगते हैं, तो ये इनफॉर्मल सेक्टर होगा। लेकिन अगर आप बैंक जाते हैं, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी जाते हैं, तो ये फॉर्मल होते हैं। तो जरूरी ये हो जाता है कि इनके ऊपर नकेल कसी जाए, किन पे? इन बैंक वगैरह, बैंक और प्रॉपर्टी पे,
तो सुपरविजन जो फॉर्मल सोर्सेज है लोन का, क्योंकि यहाँ पर बड़ा पैसा दिया जाता है, इसमें यह है कि जिन लोगों के लिए लोन बनाया गया है, लोन सरकार ने कहा है कि लोन दिया जाएगा, उन्हीं को मिले। मतलब सरकार ने कहा कि भाई फार्मर को देना है, लेकिन ब्रांच ऐसा कर रही है, अपने दोस्तों को दे रही है, पैसे वालों को दे रही है, तो ये गलत हो जाएगा ना। इसलिए थोड़ा चेक और बैलेंस सुपरविजन जरूरी हो जाता है। ये देखना होता है कि जो आदमी आ रहा है, क्लाइंट, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। एक आदमी लोन तो ले रहा है, लेकिन वो कभी चुका नहीं पाएगा, वो पैसा लेके भाग जाएगा। अगर होगा तो हमको रूल एंड रेगुलेशन चाहिए, जिसके तहत हम डिसाइड करेंगे कि ये क्लाइंट जो है, इसको लोन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। इसके अलावा जो रेट है ऑफ इंटरेस्ट है, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार दिल्ली में बैठी हुई है और किसी गांव में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डबल लिया जा रहा है। इसके अलावा जो इकोनॉमी है वो हमेशा बढ़ती कैसे है, लोन से बढ़ती। जब लोन दिया जाता है तब इकोनॉमी का चक्का घूमता है, पैसा लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट और एमएसएमई वाले लोग पैसा लेते हैं और फिर चलती है आपकी ये बिजनेस। इसके अलावा कि इनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि वो बैंक लोन दे सके, तो इसके लिए भी सुपरविजन जरूरी है, जैसे आरबीआई वगैरह करते हैं। वो ध्यान रखते हैं कि कौन सा बैंक क्या कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हो ची मिन ट्रेल, ट्रेल मतलब रास्ता, ये बहुत एडवांटेजेस हो गया, फायदेमंद हो गया वियतनामीज के लिए। उन्होंने जब यूएस के साथ वॉर लड़ी, आपको ये सपोर्ट करना है स्टेटमेंट को अपने आर्ग्यूमेंट के साथ। तो आप देखिएगा, ये काफी बार आया है। पहले मैं आपको ये ट्रेल दिखा दूं, तो ट्रेल में आपको समझ में आएगा। ये जो पाथ है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये हो ची मिन रास्ता है। रास्ता भी है, पगडंडी भी है, इसमें नेटवर्क भी है बहुत सारा। हुआ ये था कि ये जो ट्रेल है, रास्ता है, यहां पर रास्ते भी है, रोड भी है प्रॉपर, और साथ में फुटपाथ भी है, और कई जगह ये जाके नेटवर्क भी बनाता है। और इसमें लाओ, इसका जो रास्ता है वो लाओ में है, और लाओस नहीं कहते इसको, लाओ कहते हैं, कंबोडिया में है। और ये वियतनामीज वॉर में वियतनामीज लोगों ने यूज किया यूनाइटेड स्टेट फोर्स के अगेंस्ट। कैसे? ये जो रास्ता था, इसमें वो सामान ट्रांसपोर्ट करते थे और लोगों को ट्रांसपोर्ट करते थे नॉर्थ वियतनाम से साउथ वियतनाम, मतलब उत्तर से दक्षिण साइड वियतनाम में ये ट्रांसफरेंस होता था। और एक जगह से दूसरी जगह बड़ा क्विक मूवमेंट होता था, बड़ा फटाफट फोर्सेज इधर से उधर जाती थी जब लड़ाई हो रही थी। और ये बेसिक रूट था जहां से खाना आता था, फूड आता था, आर्म यानी हथियार आते थे, और असलाह, एम्यूनिशन, आर्म्स, ये वियतनामी सोल्जर के लिए। और इसमें यहां पर बेसेस थे बकायदा, यहां पर हॉस्पिटल्स भी बने हुए थे। तो वियतनामीज बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल थे नहीं, उन्होंने इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज का उपयोग किया बहुत इफेक्टिव तरीके से, और फिर उन्होंने हराया। एक ये बहुत बड़ी बात है कि यूएस को हरा दिया, यूएस को वापिस आना पड़ा। देखिए, ये जो पाथ था ये केवल वियतनामीज लोगों को पता था। यूनाइटेड स्टेट्स के लोग आए, लड़ने के लिए आए ना, तो उन्हें इस जगह के बारे में जानकारी थी। यहां के लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी थी, और बहुत तरीके से इधर उधर जाता था। तो जब तक वो समझ पाए तब तक वियतनामीज ने उनके बड़े नाक में दम किया, उनको लोहे के चने चबवा दिए। और इसी तरीके से ये रास्ता बड़ा फायदेमंद साबित हुआ कि किस तरीके से वियतनामीज ने ओवरकम किया जो द मोस्ट पावरफुल पावर कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को, और इसी रास्ते के बदौलत। सजेस्ट एनी 3 स्टेप्स टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। काफी बार आता है ये सवाल। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को मैं पहले बताऊं कि जब भी इंडस्ट्रीज, उद्योग, विनिर्माण होगा तो पोल्यूशन भी होगा। हर एक इंडस्ट्री और हर एक कंट्री को इंडस्ट्रीज चाहिए ही चाहिए। ये सेकेंडरी सेक्टर, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर होता है। तो इसमें सेकेंडरी सेक्टर में आता है, यहाँ पर नौकरियां मिलती है, लोगों को सामान मिलते हैं, बहुत सारे काम होते हैं इकोनॉमी के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इससे होता है पोल्यूशन भी, और आपका एनवायरनमेंट, पर्यावरण, इसका ह्रास होता है, यानी कि इसका डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि एयर पोल्यूशन हो जाता है, हवा, पानी, जमीन खराब हो जाती है, उर्वरता खत्म हो जाती है जमीन की। नॉइज पोल्यूशन होता है, बहुत तेज तेज जनरेटर, मशीनें काम करती है, कई लोगों के कान खराब हो जाते हैं समय के साथ। तो काफी सारे इसके मेथड हो सकते हैं जिससे हम जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है उसको हम कम कर सके, निमाइज कर सके। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हो रहा है इंडिया में नहीं, कहीं भी ये बात कर लीजिए। पहली चीज ये है कि जो पानी आप यूज कर रहे हैं
उसको आप रीयूज करें, रिसाइकल करें। यानी पानी जो है वो हर जगह यूज होता है, सारी इंडस्ट्री में पानी बेसिक है, इसको बार बार यूज किया जाए। और इसका जो गंदा पानी है, अगर मान लीजिए टॉक्सिक पानी है, उसको किसी भी पानी में छोड़ा नहीं जाए, क्योंकि इसको डायरेक्ट छोड़ दिया जाता है, इसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है, इसको इसको इसके टॉक्सिसिटी को खत्म नहीं किया जाता है। और थर्मल पावर प्लांट वगैरह से बहुत गर्म गर्म पानी सीधा पानी में छोड़ दिया जाता है। सोचिए आप मछलियों का, वहां के ऑर्गेनिजम्स का क्या होगा, राइट। इसी के अलावा जमीन में आप ये सब चीजें छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, तो जमीन में सॉइल डिग्रेडेशन हो जाता है। टॉक्सिक मटेरियल जो होती है उर्वरता को खत्म कर देती है जमीन की। और बहुत जबरदस्त आवाज आ रही है, तो इस कोई ना कोई ऐसे स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार जो भी रेटिंग होती है, उससे हमें ऐसी चीज करनी चाहिए ताकि आवाजें कम आए, जो साउंड है वो कम हो। वो उन लोगों को भी नुकसान करेगा जो लोग वहां काम कर रहे हैं, लॉन्ग रन में वो आगे चल के बहरे हो जाएंगे, उनकी सुनने की शक्ति कम हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना, ईयरफोन लगा के रखोगे तो आगे चल के बहरे हो जाओगे। तो एक तो मैं पानी के बारे में इसे बता रहा हूँ, लेकिन बाकी चीजें भी बताता चला जा रहा हूँ। पानी जो है वो ये खुद ही कंपनीज अपना रेन हार्वेस्टिंग का तरीका अपना सकती हैं, पानी वो खुद ही जमा करें, खुद ही यूज करें। और फिर उसके बाद जितना भी ये वेस्ट कर रही है, चाहे वो पानी के तौर पे कर रही है, और जो जो एयर पोल्यूशन हो रहा है वहां पर वो बहुत सारी चीजें लगा सकती हैं, जैसे फिल्टर लगा सकती हैं, इनर्शियल फिल्टर्स हो सकते हैं। और पानी जो निकल रहा है, हवा जो निकल रही है, उनका स्मोक, फॉग, जो वो स्मोक क्रिएट कर सकते हैं, पोल्यूटेंट क्रिएट कर सकते हैं एनवायरमेंट में फेंकने के लिए, उन सबको संभाला जा सके, उन सबको वहीं रोका जा सके। यानी आप जो चार मैंने आपको यहाँ जो डायग्राम में बता रहा हूँ, मेन चीज ये है, इसमें जो गंदगी और बाहर जो चीज जा रही है उसको यहीं पे रोक लिया जाए, यहीं पे। और खासतौर पे पानी से सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पानी जमीन पे आएगा वो भी गंदा करता है, भूमिगत जल भी खराब हो जाता है, रिवर्स स्ट्रीम वो भी खराब हो जाती है ना। तो और एयर पोल्यूशन जो हमारे एसिड रेन के बाद अब जमीन पे आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि टॉक्सिक वेस्ट जो आ रहे हैं बाहर, चाहे किसी भी तरीके से आ रहे हैं, चाहे हवा से आ रहे हैं, पानी से आ रहे हैं, या सॉलिड पदार्थ के रूप में आ रहे हैं, उनको ट्रीट करना है हमें, उन्हें ट्रीट करने के बाद ही बाहर फेंकना है। और इंडस्ट्रीज को बिल्कुल कड़े रूल और रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। और हम लोगों का जो अधिकारी हैं उनका फर्ज बनता है कि इन रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाए। अगर कोई भी कंपनी नहीं करती है, रिप्रिमांड किया जाए, उनके ऊपर हर्जाना लगा जाए। क्योंकि एक हमारी इंडस्ट्री नहीं है, हजारों इंडस्ट्री है। सोचिए क्या होगा अगर सारी की सारी इतनी गंदगी वो पैदा करते रहे। आप गंगा का, यमुना का हाल देख रहे हैं, क्या हो गया है उसका, आप उसमें नहा के आप हाथ भी नहीं डाल सकते, इतना गंदा पानी हो गया है। नॉइस पोल्यूशन इतना है कि जो आसपास रहते हैं इन इंडस्ट्रीज के, वो उनके बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पाते हैं, बूढ़े जो हैं वो बीमार, वो वहां रह नहीं पाते हैं। तो सॉइल डिग्रेडेशन, अब जमीन खराब हो गई तो कौन सी पैदावार होगी वहां पर। तो हर तरीके से जो चीजें हैं वो खराब हो रही है, इसको हमको बचाने के लिए मल्टीपल तरीके हैं। कौन से 3 चैलेंजेस हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, या फिर ये कहें कि पॉलिटिकल पार्टीज के सामने आ रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत सारी चुनौतियां हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारी चीजें हम जो देखते हैं, जैसे अगर हम मेजर पार्टी ले लें, बीजेपी तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, एआईएडीएमके, डीएमके, कितने भी नाम आप ले लें, हमारे पास बहुत सारी पार्टीज हैं। सीपीआई, मैंने कुछ के नाम लिए जो अपने नेशनल लेवल की पार्टीज हैं, ये सारी नहीं है, बीजेपी आईएनसी तो है ही। अब क्या ऐसी चीज है, क्या सिनेरियो है इन पॉलिटिकल पार्टीज में, इन राजनीतिक दलों में, क्या ऐसी चीज है। पहली चीज प्रॉब्लम यह है कि इसमें इन्हीं में खुद ही में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, खुद ही डेमोक्रेसी नहीं है। अब आप सोचिए, हम लोग सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन हमारे देश में जो जिन पार्टी को हम इलेक्ट करते हैं उनके अंदर खुद इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। यानी किसी एक आदमी या कुछ आदमियों के हाथ में पूरी पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है, वही लोग नोन होते हैं, उन्हीं के लोग पूजा करने लगते हैं, भक्ति करने लगते हैं, और वही सारे सारे काम वही करने लगते हैं। बाकी पार्टी केवल उनको उनको केवल उनकी बातें सुनती है, करने लगती है, जो उनको कहा गया। यानी कि बाकी लोगों का कोई इंटरवेंशन नहीं है, बाकी लोगों का कोई अपब्रिंगिंग नहीं है। पार्टीज कोई मेंबरशिप रजिस्टर नहीं रखती, उन्हें वो बता नहीं सकती कि कितने लोग हमारे मेंबर हैं, कितने नहीं हैं, कितने हमारे, ये कोई बहुत कम पार्टियां रखती है। अंदर के इलेक्शन ही नहीं होते, जो जिसका नाम चल गया, जिसको लोगों ने पसंद कर लिया, बस वही राजा बन जाता है और भाई भतीजा बना देते हैं। जैसे मेरी चाची तो तुम्हारा ताया, इसको यही लोग हमेशा जो टॉप पद पे हैं, जनरल सेक्रेटरी हो गया, ट्रेजरर हो गया, वही टॉप पे रहते हैं। जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं, जिन्हें हम कार्यकर्ता रहते हैं, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं। यानी पॉलिटिकल हेड है, यहाँ पर लोग होंगे,
वो लोग होंगे जो भेड़ चाल की तरह इनके पीछे काम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता कहलाते हैं ये लोग। अब जो भी काम हो रहा है यहाँ पर, डिसीजन मेकिंग हो रही है, अब वो लोग जो है मलाई खाने वाले लोग, या ये कहेंगे जो मेन डिसीजन मेकर है, जो पावर सत्ता एंजॉय करेंगे, वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पे है, वही इनको जितवा रहा है और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। दूसरी चीज है नो ट्रांसपेरेंसी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ट्रांसपेरेंसी ना होने का क्या मतलब है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ये कोई ऐसा काम नहीं करती जो सबको पता हो। ये अंदर ही अंदर बंद कमरे में या छुपे छुपे में जो भी डिस्कशन करना होता है कर देती है। यानी कोई ऑर्डिनरी वर्कर, कोई एक ऐसा वर्कर जो बहुत अच्छा हो, काम कर रहा हो, उसमें लीडरशिप क्वालिटी हो, वो टॉप पे आ पाए, ये बड़ा मुश्किल है। कई पार्टीज में ऐसा देखा गया है कि जो नेता ने खड़ी की पार्टी, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, वही लोग इसको राज करते हैं और लोग भी चाहते हैं कि वही आए। ये भी एक चीज है। जो अच्छा कार्य करता है, अच्छा लीडर है, वो कभी ऊपर नहीं आ पाता या उसको आने नहीं दिया जाता। इसके अलावा जो लीडर्स हैं, जो तथाकथित लीडर हैं, उनके पास एडवांटेज होता है। वो अपने दोस्तों को ले आते हैं, फैमिली मेंबर्स को ले आते हैं, या फेमस लोगों को ले आते हैं, यानी कि बाकी लोगों का क्या होगा। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हर आदमी को नहीं पता होता क्या चल रहा है। कई ऐसी पार्टीज हैं, ऐसी पार्टीज है जिनके टॉप में केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस का एग्जांपल लेता हूं मैं। पहले नेहरू साहब थे, फिर इंदिरा गांधी जी हुई, फिर राजीव गांधी हुए, और फिर उसके बाद ये साहब आ गए, अपने सोनिया गांधी, फिर अपने राहुल गांधी। अगर आप अखिलेश जी की पार्टी ले लें, बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे हैं कि वो सारे के सारे सबके बेटे बेटियां ही आपकी वो उसमें आ रही हैं, पावर में। तीसरी चीज इसमें आती है मनी एंड मसल पावर। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हर एक पार्टी के साथ ये प्रॉब्लम है। किसी भी पार्टी का नाम ले लीजिए, ये नो ट्रांसपेरेंसी की। अब मनी एंड मसल पावर, देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र कहते तो हैं, लेकिन बात यह है कि लोकतंत्र में केवल बोलबाला उनका है जिसके पास पैसा हो, जिसका मसल पावर हो, जिसके पास पावर हो। अगर सनी देओल साहब आ गए, 2.5 किलो का हाथ, उनको फटाफट उनको टिकट दे दिया जाएगा, वो जीत भी जाएंगे। लेकिन वो आदमी जो सालों से काम कर रहा है उस जगह पे, उसकी कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि सनी देओल के पास पैसा भी है, मसल पावर भी है, जिसे हम कहते हैं बाहुबली। तो वो लोग जो रिच लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनको हमेशा पार्टी टिकट देती है, क्योंकि वो फंडिंग भी करते हैं और उनको पता भी है कि ये जीत भी जाएंगे। अब बीजेपी देखिए, अंदानीज, अब्बानीज, इनसे बहुत सारा, अगर वो एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर वो बहुत ज्यादा फंड लेती है, तो ये जो पार्टीज हैं वो किसके लिए डिसीजन लेंगी, उनकी मजबूरी बन जाती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर पार्टी ऐसा करती होगी, लेकिन हर पार्टी, क्योंकि उनकी पार्टी उसी से चल रही है, पार्टी का भी तो खर्चा है। तो अगर इतने बड़े बड़े लोग इतना पैसा दे रहे हैं, तो उनके लिए उनको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, डिसीजन उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी। तो जिनको भी टिकट मिलता है, आप देखेंगे कि वो सब बड़े लोग हैं। बहुत कम आप लोग देखेंगे कि जो गरीब लोग या बहुत ही जमीन के लेवल पे लोग जो होते हैं, वो आपको पार्लियामेंट में या विधायिका में दिखते हैं, या आपको जो हमारे स्टेट की विधायिका वहां दिखते हैं। Why have the Indian government put barriers in foreign trade and foreign investment after independence? Analyze the reason. अब ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये सवाल। तो बेसिक चीज इसमें ये है कि बैरियर मतलब रुकावट। रुकावट क्यों ऐसा किया गया जब इंडिपेंडेंस के बाद, कि जो विदेशी व्यापार है और विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्यों रोका गया। अब अच्छी बात यह है कि हमारे देश में अगर बाहर के लोग आते तो कंपनी स्थापित करते, वहां पर प्रोडक्ट बनाते, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है ना, बहुत अच्छी हो जाती इकोनॉमी। लेकिन बात यह थी कि जब इंडिपेंडेंस मिली हमें, 200 साल का अंग्रेजी राज था, हम लोग की हालत बहुत खस्ता थी, किसानों की हालत खस्ता थी, इंडस्ट्रियलिस्ट की हालत खस्ता थी। तो अगर आप, पहली चीज ये है कि अगर हम किसी तरीके से, क्यों अगर हम उनको बाहर वालों को आने देते तो क्या होता। वो यहाँ पर हमारे जो लोग हैं वो उनसे कंपीट ही नहीं कर पाते, हमारे जो प्रोडक्ट है उनसे कंपीट ही नहीं कर पाते। तो पूरी तरीके से बाहर की राज्यों, बाहर के देशों का हमारे ऊपर आधिपत्य हो जाता इकोनॉमी पे। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी गवर्नमेंट रेजिस्टेंस पुट करती है, और बैरियर जो है वो काम क्या करता है, बैरियर का काम यह है, जैसे आप नल की टोटी खोलते हैं, नल की टोटी बंद करते हैं ना, जब नल की टोटी खोलते हैं तो पानी आ जाता है, नहीं चाहते तो बंद कर देते हैं। तो बैरियर इसलिए होता है कि जब आप नहीं चाहते कि कोई सामान यहां पर आए या कोई चीज इंपोर्ट हो, तो बैरियर लगा दीजिए, उसमें खूब सारा टैक्स लगा दीजिए। जब आप चाहते हैं कि वो सामान अंदर आए, तो उसका टैक्स बिल्कुल कम कर दीजिए या बिल्कुल फ्री कर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा कि ये हम चाहते थे
कि हमारी इकोनॉमी, हमारे फार्मर, हमारी इंडस्ट्रीज को मोमेंटम मिले, पहले वो उस लेवल पे आ जाए ताकि वो कंपटीशन झेल सके बाहर की कंपनियों का। इसीलिए ये बैरियर लगाए गए कि पहले हम अपना घर ठीक करेंगे, उसके बाद हम पड़ोसी को बुलाएंगे, उसके बाद हम किसी दूसरे देश से लोगों को बुलाएंगे, वरना हम लोग कभी उठ नहीं पाते। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हमारे जो ब्रांड है वो बहुत अच्छी तरीके से compete करते हैं और बाकी ब्रांड से। तो इसीलिए अब धीरे 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 1990 के बाद हमने ये फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की चीजें शुरू की, यानी हमने बैरियर खत्म करने शुरू किए। लेकिन अभी भी सरकार के हाथ में वो टोटी होती है, वो कभी भी बंद और खोल सकती है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, हाईलाइट एनी 3 मेजर्स टू कंजर्व देम। अब ये भी रिपीट हुआ है कई बार। खनिजों का बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसका संरक्षण बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, मिनरल्स बहुत जल्दी हम इसे खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, खाते मतलब लिटरली नहीं, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, और इनको बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। यानी ये 1 दिन 2 दिन में नहीं बनेगा, मिनरल खनिजों को बनने में सालों साल लग जाते हैं। और जब हम उसको 1 ही साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में खर्च कर देंगे, या मान लीजिए 50 साल में खर्च कर देंगे, तो आगे का क्या होगा? उस खनिज को बनने के लिए एक व्यवस्था होती है, प्रकृति ने एक व्यवस्था बनाई है। टेम्परेचर, प्रेशर में वो एक कुछ पत्थर हैं, वो कुछ तरीके से कुछ रिएक्शंस होते हैं, तो फिर वो खनिज मिनरल बनता है। जैसे कोल बनता है लकड़ी से, लकड़ी दबी हुई है, पेट्रोलियम बनता है, जीव जो हमारे दब गए सालों साल, मिलियन ईयर्स के पहले। तो यहां पर आप देखेंगे कि नॉन रिन्यूएबल, हम इसको नहीं कहेंगे, रिन्यू तो कर देगी प्रकृति, लेकिन लाखों साल बाद करेगी। एनआर में इसलिए लिख रहा हूं। अब इसमें यह है कि हम जो बार बार चीजें निकाले जा रहे हैं, अब इससे क्या हो रहा है कि हम और गहराई पे जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो मिल गया उसके बाद और नीचे जा रहे हैं। यानी हम बार बार चीजें निकाले चले जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं इसको। और नेचर तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती ना, उसकी तो एक लिमिटेशन है। पहले हम यहाँ थे, यहाँ से हमको मिनरल निकाले थे, फिर हम और अंदर चले गए, तो इससे नुकसान हो रहा है। भूमिगत जल का नुकसान हो रहा है, जमीन का नुकसान हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, हम सॉइल कटिंग कर रहे हैं। तो तरीका क्या है, हम कैसे संरक्षण, आरक्षण कैसे करें इसका? इसके लिए यह है कि हम चीजों का सस्टेनेबल मैनर में यूज करें, सतत पोषणीय तरीके से। इसका मतलब यह है कि हम आज तो कंज्यूम करें, आगे अपने बच्चों के लिए भी रखें, और हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें ताकि जब हम कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है खनिज, ये और अच्छा नहीं है, तो लो क्वालिटी को भी हम उपयोग करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं और उसका उपयोग करना शुरू करें। कई ऐसे मेटल्स हैं जो रिसाइकलेबल्स हैं, इसको हम बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, तो रिसाइकलिंग का यूज करें। और जब एक बार जैसे गाड़ी खराब होगी, कार खराब होगी, तो उसमें मेटल लगा हुआ है, उसका हम उपयोग कर सके, उसको सब्सटीट्यूट की तरह यूज करें किसी और काम के लिए, राइट? हमको इसको आज बचाना है ताकि हम आगे इसका उपयोग कर सकें। मैं फिर से आपको बताता हूं कि हम कम करें इसका उपयोग, क्योंकि आगे चल के डिप्लीट हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज नहीं तो हमको हजारों साल के लिए सोचना पड़ेगा। इसके अलावा हमको रिसाइकल करना है जो भी खनिज हैं, जितनी भी चीजें हैं, और हमको ऐसे प्रोडक्ट यूज करने हैं जो ज्यादा साल तक चले। अच्छे व्हीकल्स यूज करें, अच्छी साइकिल्स यूज करें, रिपेयर करें, रीयूज करें, RRR का रूल लगाएं, और सारी चीजें। ये जो आइडिया दे रहा हूं मैं, ये ग्रीन वाला पार्ट में देखिएगा, आपका रेड पार्ट ज्यादा बेहतर है, और इसी का आंसर आप लिखिएगा। डिस्क्राइब द पॉपुलर स्ट्रगल ऑफ बोलीविया। बोलीविया का क्या स्ट्रगल हुआ था? तो पहले मैं आपको क्षेत्र बता दूं कि बोलीविया का क्षेत्र क्या था। बोलीविया का क्षेत्र ये है कि हम साउथ अमेरिका में आ जाएं। ये साउथ अमेरिका का एक देश है, गरीब देश है। साउथ अमेरिका वैसे ही डेवलपिंग मतलब कॉन्टिनेंट में आता है, और ये बोलीवियन रीजन में आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो चल रहे हैं रास्तों पे, क्योंकि इनके सामने एक समस्या आ गई है, और समस्या है पानी की। समस्या है ऐसी जो उनके सामने पहले कभी नहीं आई। ये स्ट्रगल शुरू हुआ था, सिटी है कोशाबाम्बा, बोलीविया की सिटी है कोशाबाम्बा। यहाँ पर क्या था कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है बोलीविया ने, उसने वर्ल्ड बैंक से बहुत पैसे दे रखे थे। पैसे ले रखे थे, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा ऐसा है कि आप पैसा दे तो नहीं पा रहे हैं, आप एक काम करिए, मल्टीनेशनल कंपनी जो है इसको दीजिए। गवर्नमेंट को कहा कि मल्टीनेशनल कंपनी को जो पानी आपका सप्लाई है वो दे दीजिए, और मल्टीनेशनल कंपनी हमें पैसा कमा के देगी। ठीक, तो वाटर का सप्लाई जो है वो उनको देने के लिए इन्होंने कहा। सरकार क्या करती है, सरकार गरीब सरकार है, मैंने आपको बताया। तो उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी को राइट्स दे दिए कि भाई चलिए आप पानी सप्लाई करिए। म्यूनिसिपल वाटर, जैसे हमारे यहाँ जो सरकारी पानी का सप्लाई आता है, उसको नहीं, उन्होंने MNC को दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब MNC यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी आई,
उनका काम क्या था? उनका ये था कि भाई वो तो कंपनी है, उसको तो प्रॉफिट बनाना है। तो उसने क्या किया कि जो 4 गुना पैसे बढ़ा दिए। जो 5,000 रुपए का बिल हुआ करता था, मतलब 5,000 रुपए कमाने वाला आदमी था, उसको 1,000 रुपए केवल पानी के बिल जमा करने पड़ रहे थे। मतलब 5,000 रुपए एक आदमी कमा रहा है, एवरेज इनकम वहाँ की 5,000 रुपए है। और एक आदमी 5,000 रुपए कमाने वाला 1,000 रुपए पानी के लिए दे देगा तो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? क्या खाएगा वो? अब ये तो बहुत बड़ी बात आ गई। इससे एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ, क्योंकि ये आप सीधा आप किसी के पेट पे वार कर रहे हो, उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि अब कहाँ से वो कैसे जिएगा? तो उसके बाद क्या हुआ, सारे जो मजदूर गण हैं, ह्यूमन राइट्स वाले हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, वो 4 दिन की स्ट्राइक पे चले गए। 4 दिन की स्ट्राइक पे वो आ गए। गवर्नमेंट निगोशिएट करने के लिए पहले तैयार थी। उसके बाद मूवमेंट जो है, जो लोग मिल के आए, वो उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया कि ठीक है चलिए, सरकार मान लेगी। उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ, कोई आगे चीज़ बढ़ी नहीं, सरकार ने कुछ नहीं कहा। फिर फरवरी में दोबारा इन लोगों ने स्ट्राइक की, दोबारा इन्होंने हड़ताल की, और उसके बाद पुलिस आई, उन्होंने मारे डंडे इन पे, बहुत बुरी तरीके से इनको मारा। अब स्ट्राइक के बाद, जब स्ट्राइक उसके बाद अप्रैल में दोबारा हुई, कब हुआ, उसके बाद मार्शल लॉ लग गया। जब दोबारा हुई तो मार्शल लॉ लग गया, यानी कि आर्मी का लॉ लग गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो लोगों का पावर था, लोग रुके नहीं, क्योंकि अब तो जान पे आ गई ना। तो उन्होंने ऐसा किया कि कोशाबाम्बा से एमएनसी बाहर भागनी पड़ी। कोशाबाम्बा से एमएनसी बाहर भागी, और उसके बाद गवर्नमेंट को सारी इनकी मांग माननी पड़ी इन प्रोटेस्टर की, क्योंकि 1,000 रुपए कौन देता है 5,000 रुपए कमाने वाला। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने मेहनत की, और जो प्रोटेस्ट इन्होंने किया उससे इनको जो फ्रूटफुलनेस मिली, एमएनसी को इन्होंने भगाया, और पानी को दोबारा, जो सरकारी पानी की व्यवस्था थी, उस पर दोबारा व्यवस्थित किया, और म्यूनिसिपैलिटी ने दोबारा पानी ओल्ड रेट पे देना शुरू किया। Political parties are necessary condition for a democracy. Condition for a democracy. Analyze the statement with examples. राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। हमने पहले भी इसके बारे में बात की। देखिए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, जैसे हमारे देश में देख लीजिए, बीजेपी है, कांग्रेस है। अब इनकी जरूरत क्यों है? क्योंकि ये जरूरी इसलिए हो जाती है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इसके बगैर कैसे एग्जिस्ट करेगा। एक एक करके इसको देखेंगे। अगर हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है तो हर एक कैंडिडेट क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट लड़ेगा, निर्दलीय लड़ेगा। ठीक। अब जैसे मान लीजिए एक बीजेपी है, बीजेपी की विचारधारा है हिंदुत्व की, कांग्रेस की विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता की इनकी विचारधारा है। ये लोग इनकी विचारधारा को मानता है, वो इनके साथ जुड़ जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैनिफेस्टो वो बताते हैं कि हम आएंगे तो सीए लागू करेंगे, हम मंदिर बनाएंगे, वो सारी चीज बात करते हैं, तो लोग मानते हैं उस चीज को। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई प्रॉमिस नहीं कर पाएगा कि हम ये मेजर पॉलिसी चेंज करेंगे, क्योंकि सब अलग होंगे। गवर्नमेंट बन तो जाएगी लेकिन अनसर्टेन होगी, क्योंकि हर आदमी इसमें इंडिपेंडेंट होगा। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो केवल अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए केवल रिस्पॉन्सिबल होंगे, जहां वो जीतेंगे। मतलब कोई देश के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। चाहे कॉर्पोरेटर ले लीजिए, चाहे विधायक ले लीजिए, एमपी ले लीजिए, वो अपने अपने इलाकों के लिए बड़े रिस्पॉन्सिबल कहलाए जा सकते हैं। बाकी जगह का क्या होगा, पूरे देश का एज ए होल क्या होगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी डिफेंस पॉलिसी, हमारी वित्तीय व्यवस्था, विदेश पॉलिसी, तो ये सब चीजें कैसे होगी। अब इसमें अपोजिशन पार्टी का बड़ा रोल बढ़ जाता है, क्योंकि विपक्षी पार्टी ही तो बताएगी, जो रूलिंग पार्टी है उसको बताएगी क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं। तो इसके लिए एक विपक्षी पार्टी भी चाहिए होगी। तो सोसाइटी हमारी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, लार्ज है। हमारे मुस्लिमियों का भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, एससी का भी चाहिए, एसटी का भी चाहिए, जाटों का भी चाहिए। तो गवर्नमेंट कोई ना कोई पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो इनको रिप्रेजेंट करे, इनकी चीजों को रिप्रेजेंट करे। और अच्छी जो पॉलिटिक्स है वो तभी आ सकती है जब खराब पॉलिटिक्स को हटाया जाए। तो इसलिए हमारे पास राजनीतिक दल बहुत जरूरी हो जाते हैं। हमको इम्पैक्ट बताना है ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी में कुछ एग्जाम्पल के साथ। अब आप ये देखिए, ये सवाल कई बार आया हुआ है ना, ये कई बार आया हुआ है, और ये बहुत बहुत जरूरी, बहुत की सवाल है। तो ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में, पहली चीज तो ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पैसा लगा रही हैं, आ रही हैं, पैसा लगा रही हैं। 20-25 सालों में बहुत जबरदस्त हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है बाहर की कंपनियों का, बहुत सारी कंपनियां आई हैं। इसके अलावा हमारी जो कंपनीज हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी बन के उभरी हैं। जैसे हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा मोटर हो गया, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, अभी इतनी पावरफुल हो गई, इतना बढ़िया ये करने लगी है कि पूरे विदेशों में सप्लाई करने लगी है, वहां पर उनके ऑफिसेस हैं। तो अब ऑफिसेस हैं तो ग्लोबलाइजेशन है। अब नई अपॉर्चुनिटीज ग्लोबलाइजेशन से मिली है। इससे क्या होगा कि नई इंडियन कंपनीज के लिए भी नई अपॉर्चुनिटी हुई, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जैसे आईटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो बाहर की कंपनी आ रही है उनको। तो हम लोग एक तरीके से, हमारे सेक्टर भी बढ़ रहे हैं,
ताकि हम उनको सपोर्ट कर सकें। अब कंपनियां जब आएंगी तो उनको लोग चाहिए होंगे, हमारे हिंदुस्तान के लोग चाहिए होंगे, तो हमारे जॉब्स बढ़ रहे हैं, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बेरोजगारी कम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, हमारी जो जॉब है वो, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं बेरोजगार, उनको रोजगार चाहिए, और उससे इस ग्लोबलाइजेशन से हमारे इंडियन इकोनॉमी में इस तरीके से फायदा हो रहा है। और इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज हैं हमारे यहाँ, बीपीओ इतने सारे हो गए हैं जो विदेशों को सपोर्ट करते हैं, डेटा एंट्री हो गई, बहुत सारी चीज़ है जो हिंदुस्तान में चीप है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से हमें बड़ा फायदा हुआ है। अब इसमें कुछ ये फिगर बना के दिखाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें इम्पैक्ट देखिएगा ग्लोबलाइजेशन का, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। पहली चीज़ तो ये ट्रेड बढ़ गया, लोगों के पास बहुत सारे चॉइसेस आ गए। उसके बाद कंपटीशन हो रहा है, तो प्राइजेस हमको कम, उपभोक्ता के रूप में कम प्राइजेस देने पड़ रहे हैं, और ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है चीज़ों में, और मोबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन तीन चीज़ें इसमें है गड़बड़ भी है। एक चीज़ क्या हो रही है, देखिए तीन चीज़ें ये हैं जो जिससे ड्रॉबैक भी कहते हैं हम उसको, डार्कर साइड, शेडी साइड हम कहते हैं इसको। इसमें क्या हो रहा है कि अगर किसी मल्टीनेशनल है जो पावरफुल कंपनी है, उसी की मोनोपोली चल रही है, टैक्स बचा लेते हैं लोग किसी न किसी तरीके से। इसके अलावा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, जब खासतौर पर जो सेक्टर्स चेंज हो रहे हैं बार बार, वहां पर थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का हमारे इकोनॉमी पे अच्छा असर पड़ा है। थोड़ा बहुत नुकसान तो चलता है क्योंकि देश हमारा डेवलपिंग है, जरूरी है कि हम आगे बढ़ें। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अभी भी कई बार आया है, कई सालों तक आया है, तो मैं आपको पहले इसका चित्रण दिखा दूं। इसका चित्रण कुछ इस तरीके से है, यूनिफिकेशन कैसे हुआ। अब ध्यान रखिएगा, इस जो डेट्स में बता रहा हूं हुआ कि, और ये कलर्स ध्यान रखिएगा आप। देखिएगा शुरुआत में क्या हुआ कि ये जो पर्पल कलर में देख रहे हैं, ये किंगडम है सार्डिनिया की। उस सार्डिनिया में 1859 1860 में ये जो पर्पल पार्ट है, अब जो दूसरा पार्ट पीला पार्ट है उसको मिलाया गया सार्डिनिया में, ठीक, 1859 1860 में। उसके बाद इटली में मिलाया गया 1867 को, दूसरा कलर जो दिखा रहा हूं मैं, और ये पार्ट भी मिलाया गया 1870 में। उसके बाद पापल स्टेट्स को भी जीत लिया गया और उसको मिला लिया गया। तो ये एक प्रोसीजर था, एक पूरा प्रोसेस था कि धीरे 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 कैसे ये एक पूरा बड़ा। अगर आप ऐसा मैप नहीं बना पाएंगे तो आप इस तरीके से बनाइएगा, छोटे छोटे पार्ट दिखाइए और उसके ऊपर एक ब्लॉग बना के ये दिखाइए कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं, जो मैंने आपको समझाया कि कब जब कैसे नदर इटली कैप्चर्ड किया गया ऑस्ट्रिया से, कैसे वेनिस कैप्चर किया गया ऑस्ट्रिया से, कैसे पापल स्टेट्स को काउंटर किया गया फिर इटली में मिलाया गया, कैसे फ्रांस एक इंडिपेंडेंस के में एक ट्रेडिंग की गई थी फ्रांस के साथ। उसके बाद जो किंगडम है सार्डिनिया का, ये इंडिपेंडेंट थी, मतलब यूनिफिकेशन के पहले ये बिल्कुल अलग थी। उसके बाद जैसे मैंने बताया वेनिस को कैप्चर किया गया ऑस्ट्रिया से, पापल स्टेट्स को जीता गया 1870 में, और उसके बाद फिर ये सब धीरे धीरे उसको मतलब जुड़ते चले गए। उसके बाद सदर्न इटली को कैप्चर किया गया स्पेन से 1860 में। ऐसा अगर आप दिखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब एक करके इसको समझते हैं। देखिए यूनिफिकेशन जो इटली का हुआ, इसमें डेडिकेशन, कंट्रीब्यूशन, एफर्ट तीन मेजर लोगों का था। तीन लोगों का हम जरूर नाम लेंगे इसमें, तीन ग्रेट लेटर हुए इसमें, वो थे मैज़ीनी, केवर और गैरीबाल्डी। तो मैज़ीनी, केवर और गैरीबाल्डी, अब ये जो साहब लोग थे इन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग काम किए, लेकिन इनका नाम इसलिए जाता है कि 1830 की बात है, ज्यूसे मैज़ीनी, इन्होंने क्या किया कि इटली को यूनिफाई करने की, जोड़ने की कोशिश की। इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसको कहा गया यंग इटली। लेकिन उसकी उन्होंने बेचारे ने जो कोशिश की 1831 1848 में, वो सब फेल हो गई। लेकिन इन्होंने काम किया, मेहनत की। इसके बाद जो रूलिंग एलिट्स थे, जो पावरफुल थे लोग थे, वो भी चाहते थे कि भाई इटली जुड़ जाए। इटली जुड़ जाए इसका मतलब ये था कि उनको एक तो पैसे का फायदा होगा और पॉलिटिकल डोमिनेंस भी हो जाएगी इनकी। जो यूनिफिकेशन है इटली का, इसमें बहुत सारे वॉर हुए। जैसे चीफ मिनिस्टर कैवर थे, इन्होंने बड़ा एक अच्छा समझदारी, जो नाम मैंने बताया था, बड़ा एक समझदारी का बड़ा टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस किया फ्रांस के साथ और साथ में सार्डिनियन पिडमंट के साथ। उसके बाद इन्होंने सब जब मिल गए, इन्होंने फिर ऑस्ट्रिया को फोर्सेस को हटा दिया 1859 में, हराने में ये वो हो गए कामयाब। उसके बाद और बहुत सारे आर्म वॉलंटियर्स थे जो गैरीबाल्डी साहब की लीडरशिप में, वो यूनिफिकेशन मूवमेंट में आ गए, साथ जुड़ गए। और उसके बाद 1860 की बात है, वो साउथ इटली में पहुंचे और वहां पर जो किंगडम है दो सिसिली, वहां से स्पेनिश रूलर को हटाने में कामयाब हो गए। उसके बाद 1861 में विक्टर इमैनुअल II को किंग बना दिया गया यूनाइटेड किंग इटली का। डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटी कॉलोनियल फीलिंग्स इन वियतनाम। ध्यान रखिएगा, किसी भी धर्म के ऊपर आप आक्षेप करेंगे तो वो धर्म वाले गुस्सा हो जाते हैं। तो यहां पर देखिए, जो रिलीजियस ग्रुप का ये रोल था कि कैसे उन लोगों के खिलाफ फीलिंग इनमें डेवलप हुई, वियतनामी लोगों को
जो फ्रांस वाले लोग या बाकी लोग यहाँ पर आए थे, तो इस तरीके से वियतनाम ने रेजिस्टेंस पेश करना शुरू किया। देखिए वियतनाम में अलग अलग रिलीज बिलीफ है, बुद्धिज्म भी है, कन्फ्यूजनिज्म भी है और उनके लोकल प्रैक्टिस भी है वहाँ की। तो जो फ्रेंच मिशनरीज हैं उन्होंने क्रिश्चियनिटी वहाँ पर लाने की कोशिश की, और उसके बाद बहुत सारे जो रिलीजियस मूवमेंट थे वो इन वेस्टर्न प्रेजेंस के खिलाफ थे। उसके बाद बहुत सारे रिवोल्ट हुए, और फिर कैथोलिक चर्च और फ्रेंच पावर जो बढ़ रही थी उसके खिलाफ बहुत विद्रोह हुए। अब फ्रेंच लोगों ने तो उसको दबा दिया, लेकिन लोग तो खड़े हो गए थे। उसके बाद स्कॉलर रिवोल्ट हुआ, उसके बाद हाउ हुआ मूवमेंट हुआ 1939 में। तो ये सारी चीजें हुई, इसके से लोगों के जो कॉलोनियल है उनके खिलाफ इनकी दिमाग में भावना बढ़ी। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेंच ने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि वो डोमिनेंस चाहते थे क्रिश्चियनिटी को, वो कन्वर्जन चाहते थे कि भाई तुम ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ। ये बड़ा इंटरफेरेंस की तरह देखा जाए, वियतनामीज लोगों ने कहा कि ना ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं आप। उसके बाद नेशनलिज्म, राष्ट्रवादी इनके अंदर भावना जुड़ी। जैसे मैंने कहा था कि जो अपराइजिंग हुई थी नुगु एन और हाई तियन, यहाँ पर इन लोगों ने, वियतनामीज लोगों ने काफी ऐसे लोगों ने, विद्रोहियों ने कैथोलिक्स को मारा गया। उसके बाद हुआ हाउ मूवमेंट, ये कहां पर हुआ था? ह्यून फो सो, ये एंटी कॉलोनियल रिलीजियस मूवमेंट था उन लोगों के खिलाफ, फ्रेंच लोगों के खिलाफ और खासवासी लोगों के खिलाफ जो अलग धर्म के थे। उसके बाद ये और मतलब ये बढ़ गया कि भैया अब इन कॉलोनियल वालों को हटाना है, वो फाइनली उन्होंने वो हटाने में कामयाब रहे और इन्होंने बहुत बड़ी वॉर जीती थी। अब ये सवाल है, हाउ हैज फॉरेन ट्रेड बीन इंटीग्रेटिंग मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। ये बहुत रिसेंटली भी आया है। तो सवाल ये है कि कैसे फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, बाजार, अलग अलग देशों के बाजार को इंटीग्रेट कर रहा है, मिला रहा है। तो फॉरेन ट्रेड को पहले समझाइए कि क्या होता है ये। देखिए ऐसा होता है कि आपके पास जैसे दो कंट्री ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, चाइना ले लीजिए। अब जब व्यापार होता है, जैसे कंपनी, कोई इंडिया की कंपनी है, वो अपना सामान बनाती है, वो चाइना में जाके बेच देती है, इंडिया में भी बेचती है, चाइना में कुछ बनता है वो यहां आके बेचते हैं। ठीक, ये चीज हो गई फॉरेन ट्रेड। तो जब फॉरेन ट्रेड एक तरीके से इंडिया और चाइना को वो साथ ले आया है ना, तो अलग अलग कंट्रीज जो प्रोड्यूसर्स हैं, यानी जो पैदा कर रहे हैं, वो अपने डोमेस्टिक मार्केट से बाहर, अपने घरेलू मार्केट से, बाजारों से बाहर जाके काम कर रहे हैं। उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, उनको मौका मिल गया है कि वो चीजें और भी जगह जाके अपनी बेच सके और प्रॉफिट ले सके। उसके बाद प्रोड्यूसर जो है, जो बना रहे हैं, वो जैसे मैंने बताया अपनी कंट्री में तो बेच ही रहे हैं, अगर दूसरी कंट्री है वहां पर भी बेचना इनका पॉसिबल है। इससे यह होता है कि डोमेस्टिक मार्केट में, घरेलू मार्केट में अगर आप कंज्यूमर हैं तो आपके पास ऑप्शन केवल एक ही है। तब आप क्या करेंगे? जैसे हिंदुस्तान का ही आपके पास ऑप्शन है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है चाइनीज, अमेरिकन, तो आपके पास दो तीन ऑप्शन है। तो आप इसमें से बेस्ट चूज करके अफोर्डेबल प्राइस का, जो पैसे में भी ठीक हो, आप खरीद सकते हैं। एक कंज्यूमर के हिसाब से देखा जाए तो आपको फायदा है। और फिर क्या है कि लोग आते जाते हैं, कल्चर देखते हैं, मार्केट देखते हैं, एथिक्स देखते हैं, इससे कंट्रीज, देश आपस में कनेक्ट होते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें आदान प्रदान होता है, केवल सामान का नहीं बल्कि कल्चर का, बातचीत का। अच्छा, एक्सटेंसिव ट्रेड होता है इसमें, क्यों? क्योंकि फॉरेन ट्रेड इसमें बड़ा कंपटीशन चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के बनाने वालों को मार्केट में खड़ा रहना है तो उन्हें compete करना होगा बाहर वालों के साथ भी। हिंदुस्तान का एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए 134 करोड़ हम लोग हैं, 139 करोड़ करीब मान लीजिए चाइना का। अब मान लीजिए यूएसए की कंट्री है, यूएस कंट्री जो है उसमें एक कंपनी है और यहां पर पॉपुलेशन है 30 करोड़। अब यहां पर जो कंपनी सामान बना रही है वो जब यहां बेचेगी तो उसके पास कंज्यूमर है 30 करोड़, लेकिन जब ये सामान हिंदुस्तान में आएगा या फिर कहीं चाइना में जाएगा तो कितने सारे लोग हो गए। तो यही सामान का प्रोडक्शन कितना बेच सकते हैं और कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसलिए आप देखते हैं जेफ बेजोस, अमेजन के जो मालिक हैं, या जो भी नाम आप ले लीजिए, वो सब करोड़पति कैसे हो गए, बिलियनर्स कैसे हैं? वो अपना बिजनेस इस तरीके से फॉरेन ट्रेड के जरिए ऐसे कंट्रीज जहां पर चीजें खरीदी जानी है वहां पर बिकवाते हैं। ये सवाल हमने देखा तो इसको मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा।
हाउ डू वी फील द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, और ये बहुत सारा कहें कि इसका रेपिटेशन हुआ है। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के कारण क्या क्या चीजें हुई हैं, पहले आप एक घर में समझिए। एक घर में आप रह रहे हैं। जब आप आज कम्युनिटी में रहते हैं, आप सोशल आदमी हैं, आपके कुछ नेबर्स भी होंगे, पड़ोसी भी होंगे, और आपके रिलेटिव्स भी आसपास रहते होंगे, तो एक कम्युनिटी बन गई। इसी कम्युनिटी को मैं थोड़ा फैला देता हूं, इसको हम ग्लोब पे कर लेते हैं, अर्थ पे कर लेते हैं। यानी इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये आप उन तीनों घरों को मान लीजिए जो मैंने ऊपर बनाए। एक इंडिया है, एक चाइना है, एक ऑस्ट्रेलिया है। यानी अब आपका जो कम्युनिटी हो गई वो अर्थ कम्युनिटी हो गई। तो अर्थ जो हो गया वो सबके लिए होम हो गया, सबके लिए घर हो गया। वैश्वीकरण है यहाँ पे। EARTH स्पेलिंग होती है, EARTH। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से पूरे ग्लोब को एक घर, या कहे कि घरौंदा जैसा बन गया है। यही ग्लोबलाइजेशन इसको हम कहते हैं। अब इसके क्या फायदे, क्या नुकसान है, क्या लोगों को फायदे हुए? पहली चीज तो यह है कि कंज्यूमर एज ए उपभोक्ता हमको फायदा बन हो रहा है, क्योंकि लोग, कंपनीज आपस में भिड़ रही हैं और अच्छी क्वालिटी का सामान प्रोड्यूस कर रही हैं और कम रेट में आपको दे रही हैं। तो सेम प्रोडक्ट के लिए, जैसे मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, एक उपभोक्ता के पास बहुत सारे ऑप्शन बन जाते हैं, चॉइस उसकी ज्यादा हो जाती है और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मैं जो एग्जांपल दे रहा था वो ये था कि आप टीवी लेने गए तो शीबे का भी है, पैनासोनिक का भी है, मान लीजिए LG भी है। तो आप इनके लिए जाएंगे, हर 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 जगह पहले तो इंटरनेट पे सर्च करेंगे, फिर जाएंगे, फिर देखेंगे, प्राइस देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, रिव्यूज देखेंगे। अब ये सारी चीजें पता करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपके जेब को ज्यादा भार नहीं पहुंचाता और जो बेहतरीन है उसको आप खरीद लेंगे। यानी एज ए उपभोक्ता, एज ए कंज्यूमर, तो आपको फायदा हो गया ना। क्वालिटी भी मिल रही है, कम प्राइस में भी मिल रहा है, और बाहर की चीजें भी मिल रही है, फॉरेन, चाहे वो चाइना में बना हो, कोरिया में बना हो, चाहे कहीं भी हो, तो आपको बेहतरीन चीज मिल रही है। इससे क्या हो रहा है, कम दामों में आप ज्यादा चीजें खरीद पा रहे हैं। इससे आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। कम चीजों पे को कम दामों में जब चीजें बहुत सारी आप ला सकते हैं, तो इसका इंप्रूविंग स्टैंडर्ड बन रहा है, यानी बाइंग पावर आपकी बढ़ रही है। अब इस लिविंग स्टैंडर्ड बहुत जरूरी है। और उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब पैसा आपकी कंपनी में, एक किसी कंपनी ने आपके देश में लगा दिया, चाहे सेल फोन बना रही है, ऑटोमोबाइल बना रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स बना रही है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो रही है, तो इससे क्या होता है, नई जॉब भी क्रिएट होती है। मान लीजिए चाइना आपके पास आती है, और ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, वो यहाँ पर अपना कंपनी सेटअप करेगी। यहाँ हिंदुस्तानी लोग होंगे, वो सेल भी करेंगे, तो मार्केटिंग लोग भी होंगे हिंदुस्तानी। तो एक तरीके से चाइना जब यहाँ एक कंपनी स्टैब्लिश करती है, या कोई भी कंपनी करती है कोई भी देश का, वो हमारे देश के लोगों को जॉब दे रही है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है, नौकरी दे रही है। तो हमारे लिए वो मदद कर रही है। अगर हम जाए ऑस्ट्रेलिया, तो हम वहां के लोगों को फायदा दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा रहे हैं उनका। तो ये अच्छी बात है। पॉलिटिकल बात छोड़ दीजिएगा, इंडिया चाइना में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमको ट्रेड देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टियां लड़ाती रहती है, हमको क्या लिए देखना है कि सब दोनों पार्टी को फायदा हो रहा है। और इसमें क्या होता है, नुकसान है। पहली चीज तो ये है कि थोड़ा, अगर बाई चांस कोई ये कंपनी आई, जैसे मैं आपको जनरल मोटर्स की बात बताता हूँ, वो कंपनी आई और उसके बाद वो छोड़ के चली गई। अब उसके बाद क्या होगा, वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं हिंदुस्तानी, वो तो जॉबलेस हो जाएंगे, है ना। यानी कंपनी अगर बहुत बड़ी नहीं है, कंपनी छोटी है और आती है और वो चली जाती है, उसको प्रॉफिट नहीं होता है, जो भी है। और जैसे मान लीजिए रिजिडनेस रूल का है, मान लीजिए आपने हिंदुस्तान ने ऐसे रूल बना दिए कि चाइना का कोई सामान नहीं आएगा, तो फिर वो रूल्स इतने तगड़े होंगे, चाइना कहीं और चली जाएगी, चाइना चले जाएगा ऑस्ट्रेलिया या कहीं और। तो इससे क्या होगा कि उस कंट्री को फायदा हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन से थोड़ी इनसिक्योरिटी भी हो जाती है जॉब की, क्योंकि कंपनीज चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, आती है जाती रहती है, तो जॉब सिक्योर नहीं है। मान लीजिए एक IBM कंपनी है, कल को बंद हो गई, HCL बन गई, या दोनों में मर्जर हो गया, तो हो सकता है चीजें। नेम द स्टेट वेयर नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है, काफी बार पूछा गया है सर। ये नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट का चित्र है, और आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ है। केवल ये नहीं कि उत्तर प्रदेश आप जवाब दे दें, आपको ये पता होना चाहिए कि ये नरोरा, जिसे हम नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहते हैं, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, परमाणु
वाला है ये, और ये बुलंदशहर में है। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में नरोरा इलाका है, वहां पर ये इसकी स्थापना है, यहां पर ये काम करता है। Why is the iron and steel industry called the basic industry? Explain any 3 reasons. 3 रीजन आपको बताने हैं क्यों आयरन और स्टील इंडस्ट्री। पहले मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। एक फैमिली है, अब आप बच्चे हो, है ना, 3-4 बच्चे हो सकते हैं। अब आपके ग्रैंडफादर भी है, दादाजी, आपके पिताजी, आपकी मदर। अगर आपकी मदर ये कहें कि पैसा कमा रही है, घर चला रही है, तो वो मालकिन हो गई। मान लीजिए आपके फादर मालिक हो गए क्योंकि फादर कमा रहे हैं। अगर ग्रैंडफादर अभी भी शारीरिक अवस्था उनकी ठीक है तो वो बॉस हो गए ना। इन तीनों में से कोई भी बॉस हो सकता है। बॉस समझ गए आप ये शब्द मैंने क्यों लाया है? मान लीजिए आपके फादर बॉस है, ठीक, आपके घर में फादर बॉस है। अगर आप इंडस्ट्रीज की बात कर लें तो यहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बॉस है। कौन बॉस है? आयरन एंड स्टील बॉस है, क्योंकि ये बेसिक इंडस्ट्री है, ये फीडर इंडस्ट्री है। बाकी इंडस्ट्रीज इस इंडस्ट्री के बगैर नहीं चल सकती। बाकी इंडस्ट्रीज ये अगर नहीं हो तो उनका काम ही ना चले। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री, जैसे मैंने कहा, मेरुदंड है, बेसिक इंडस्ट्री है। पहली चीज ये है कि जितनी भी आप, चाहे हैवी हो, लाइट हो, स्मॉल हो, छोटा हो, बड़ा हो, जितनी भी टाइप की भी आप इंडस्ट्री उठा लें, स्मॉल स्केल, बड़ी स्केल, वो सारे के सारे रॉ मटेरियल क्या होते हैं उनके? मोस्टली आयरन और स्टील इंडस्ट्री से ही आते हैं। आयरन और स्टील से आप छोटे से छोटा सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाते हैं। यानी चाहे आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ले लें, डिफेंस के अप्लायंसेस ले लें, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ले लें, वायर्स, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स ले लें, सब किससे बनते हैं? वो कहीं ना कहीं आयरन स्टील जुड़ी हुई है। ये बैकबोन है जिसे मैं बता रहा था, मेरुदंड है ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नापा जाता है किससे? कि वहां पर कितनी आयरन और स्टील कंपनी है, इंडस्ट्री है। ध्यान रखिएगा, एक देश की बैकबोन इसी से पता चलती है। यहां पर मैं आपको जरा प्लेसेस दिखा दूं। यहां पर कुछ पॉइंट्स यहां पर है, इसमें अलग अलग मैं बताऊंगा आपको। सभी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के हैं। जैसे टाटा स्टील जो है वो हमारा सबसे पुराना है, बड़ा नामी अग्रामी है। टिस्को, टाटा इस्पात स्टील कंपनी, जमशेदपुर में है और इसका मुंबई में भी कॉर्पोरेट ऑफिस है। इसके अलावा सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके काफी सारे सेटअप है। ये कॉर्पोरेट ऑफिस तो वैसे दिल्ली में है, लेकिन बोकारो, बनपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, चंद्रपुर, भद्रावती, सेलम यहां पर है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ये विशाखापट्टनम में है, और यहाँ जो पोर्ट है वहां पर सबसे ज्यादा आयरन ओर का या फिर आयरन स्टील का निर्यात होता है। आप बताएंगे क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं इंडियन रेलवेज में और उसके काम करने के तौर तरीके में? बार बार आता है ये, इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा, कई बार ये आता है। तो इसमें यह है कि इंडियन रेलवेज आप खुद ही देख रहे होंगे, हम और आप, हर आदमी रेलवे में ट्रैवल करता ही करता है। हम जानते हैं कितना चेंज हुआ है। ये इस तरीके का चित्रण अगर आप बना सके, ट्रेन में बना सके तो बहुत अच्छा रहेगा। पहला समझिए कि इंप्रूवमेंट, तरक्कियां क्या हुई, संशोधन क्या हुए, चेंजेस क्या हुए इंडियन रेलवेज में। पहली चीज ये है कि स्टीम इंजन जो थे उनको इलेक्ट्रिकल इंजन में चेंज कर दिया गया है। अब स्टीम इंजन आपको बहुत कम मिलते हैं, और या फिर अगर नहीं बन पाते हैं, किसी जगह इलेक्ट्रिक नहीं है, तो वहां डीजल इंजन हो गए। इसके अलावा सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है। आप चाहे टिकट बनाएं, आप चाहे खाना मंगवाएं, आप जो भी करना चाहें वो आप इंटरनेट पे, ऐप पे कर सकते हैं, मोबाइल पे कर सकते हैं। कंप्यूटराइज हो गई चीजें। जो छोटी छोटी लाइनें थी अब उनको बड़ी लाइनें कर दी गई है, यानी कि मीटर और नैरो गेज को ब्रॉड गेजेस कर दिए गए। ये डिस्टेंस भी होता है ना, जो पटरियों के बीच में जो डिस्टेंस होता है और पटरियों के की जो विड्थ होती है, मोटाई होती है, उस हिसाब से नापा जाता है कौन सा नैरो गेज है, कौन सा ब्रॉड गेज है। इसके ये ब्रॉड गेजेस मोस्टली हो गए हैं, मैक्सिमम हो गए, और एक्सटेंशन हुआ है रेल रूट्स का, यानी जो रेल रूट्स जहां तक नहीं जाते थे अब उससे भी आगे जाते हैं। जब भी गवर्नमेंट कोई आती है वो अपने क्षेत्र को का, या फिर कोई रेलवे मिनिस्टर आता है तो अपने क्षेत्र के लिए कोई ना कोई रेलवे रूट बना देता है या तय कर देता है। इस तरीके से एक्सटेंशन है रेलवे रूट्स का, बढ़ रहा है रेलवे रूट हमारा। इसके अलावा रेलवे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हो गए हैं। पहले बड़ी दिक्कतें हुआ करती थी, अब पानी की व्यवस्था, अच्छे वेटिंग रूम की व्यवस्था, सब चीजें अच्छी हो गई, साफ सफाई खास तौर पे,
और आप रेलवे प्लेटफॉर्म की तो बात कर रहे हैं, आप जो रेल है उनके अंदर घुस जाएं तो आप देखेंगे कि वहां पर और साफ सफाई क्लीनलेस हो गई है। इसके अलावा मोनो और मेट्रो रेल भी आ गई है। वैसे ही इंडियन रेलवेज के अंतर्गत नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मोनो और मेट्रो रेल रेल ही है, इसको भी हम कह सकते हैं कि अब ये और भी चीज आ गई है जिससे शॉर्ट डिस्टेंस पे लोग आराम से अब कम्यूट कर सकते हैं यहां से वहां अपने काम धंधे पे जाने के लिए। हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट एग्जर्ट प्रेशर ऑन पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये भी बार बार आता है, इसलिए चलिए इसकी एक बार और चर्चा कर लेते हैं बड़ा शॉर्ट में। प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट वो होते हैं जो डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करते हैं और प्रेशर डालते हैं। पहली चीज तो ये करते हैं, एक पब्लिक सपोर्ट की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं लोग उनसे ज्यादा जुड़े, चाहे कैंपेनिंग करना हो, मीटिंग करना हो, पिटिशन फाइल करना हो। मतलब पिटिशन फाइल नहीं, मतलब लोगों से वो चीजें लेते हैं, एक अपनापन लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं और आप इफेक्टेड है, गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया, तो हम क्या करेंगे, हम एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगे या हम आंदोलन करेंगे। जैसे सीएए के खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन हुए, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों को पसंद नहीं आया कि इस तरीके का कानून बनाया जाए या फिर एक्ट बनाया जाए, जबकि पार्लियामेंट ने इसे पास किया था। तो ऐसे प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट होते हैं जो पब्लिक सपोर्ट के लिए कई तरीके से कोशिश करते हैं। और क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं, अगर बहुत ज्यादा लोग प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट में आ जाते हैं तो वहां पर गवर्नमेंट को बात सुननी पड़ती है। ये स्ट्राइक करते हैं, बंद कर देते हैं, जैसे देश बंद हो गया या राज्य बंद हो गया। ये इसलिए करते हैं ताकि जिस गवर्नमेंट या सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है वो इसे सुने। जब सरकार को नुकसान होगा तब वो इनकी बात सुनेगी। तो इस तरीके से वो रोड ब्लॉक कर देते हैं, ट्रेन ब्लॉक कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, सरकारी दफ्तर बंद कर देते हैं। इसके अलावा देखिएगा जो प्रेशर ग्रुप जो बनते हैं वो हमने हमेशा देखा है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज या तो उनपे उनका हाथ होता है या पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करती है। तो जब पॉलिटिकल पार्टी के ही ये ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है, मूवमेंट है, मूवमेंट्स है बहुत सारे, तो आप देखते हैं कि ये प्रेशर डालने का काम कर सकते हैं। मान लीजिए बीजेपी का है, वो कांग्रेस के ऊपर प्रेशर डाल सकता है अगर कांग्रेस की सरकार हो। कांग्रेस का अगर बीजेपी की सरकार हो तो कांग्रेस के प्रेशर ग्रुप उनपे प्रेशर डाल सकते हैं। आप जैसे सुनते हैं ना कि पंचायत में कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन पंचायत में भी कहीं ना कहीं बैकिंग होती है, मतलब पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व होती है बड़ी बड़ी पार्टियों की। और जितनी भी हम पार्टीज देखते हैं वो मूवमेंट से आई है, वो मूवमेंट से निकल के आई है। कि जैसे आसाम में जो पार्टी जीती थी, तमिलनाडु में डीएमके, एआईएडीएमके, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, ये सब मूवमेंट से ही, आंदोलन से आई ताकि उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला। अब कंपेयर द पॉपुलर स्ट्रगल्स ऑफ नेपाल एंड बोलीविया। अच्छा, मैंने आपको पहले नेपाल के बारे में बड़े तफसील से बताया है, बोलीविया के बारे में बताया है, लेकिन क्योंकि आता बार बार है, इनको थोड़ा सा इस तरीके से समझिए, इस बार सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के हिसाब से समझिए। पहले मैं आपको बता दूं कि साउथ अमेरिका का एक देश है बोलीविया, गरीब देश है, बल्कि साउथ अमेरिका के मोस्टली देश गरीब है और यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज कह लीजिए। तो यहाँ पर गरीबी के कारण हुआ, मैं आपको बताऊंगा, ये एक चित्र है जहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और नेपाल में क्या हुआ था, नेपाल में हुआ था बेसिकली डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन हुए थे। हुआ ये था कि यहाँ पर किंग ज्ञानेंद्र थे, उन्होंने, उनके जो भाई थे, उनकी पूरे परिवार की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ेल दी। तो उसको देख के सारी पार्टियों ने अलायंस बनाया और माओइस्ट जो थे, आर्म्ड रिवोल्ट कर, वो बंदूक से बात करते थे, वो भी सरकार के इनके साथ, पार्टियों के साथ आ गए, लोगों के साथ आ गए, मतलब सब लोग मिल गए और वो ये चाहते थे कि किंग ज्ञानेंद्र को हटाया जाए, या ये कहे किंग ज्ञानेंद्र से डेमोक्रेसी की मांग की। तो बहुत ज्यादा प्रेशर जब हुआ इसके बाद तो वो बेचारे पीछे हटे और उसके बाद गिरिजा प्रसाद गुजराला को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जो कि संविधान बनाने के लिए बनाई जाती। और बोलीविया में जो हुआ था पानी के कारण हुआ था। हुआ ये था कि म्युनिसिपैलिटी जो पानी देती थी उन्होंने एमएनसी को दे दिया, मल्टीनेशनल कंपनी को, और जो वाटर सप्लाई है एमएनसी आपको बहुत बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करने लगी थी, तो उसके कारण रिवोल्ट हुआ था। तो जो ये दोनों पॉपुलर स्ट्रगल्स हैं, और ये पॉलिटिकली जब पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट आए या लोगों के रहने और अपने एग्जिस्टेंस पे सवाल उठे, जब दिक्कतें शरी आई तो मास मोबिलाइजेशन हुआ, लोग आए, ऐसा नहीं कि अपने आप शुरू हो गया, लोग सड़कों पे उतरे। ऐसे ही नेपाल में भी लोग सड़कों पे उतरे, 2 से 4 लाख लोग काठमांडू की सड़कों पे आ गए। तो इतने सारे जो लोग आए तो मास मोबिलाइजेशन हुआ और यहाँ पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे
बोलिविया में नहीं था, लेकिन नेपाल में जरूर था। बोलिविया में एक दूसरा दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन था, पॉलिटिकल पार्टी जो जो विरोध में थी, या जिसे क्या विपक्षी पार्टी, वो बाद में आई थी सपोर्ट में, बाद में इसने अपना काम किया था। डिफरेंसेस ये है कि जो मूवमेंट है नेपाल में वो था कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र की स्थापना की जाए, जबकि बोलिविया में जो स्ट्रगल था उसमें ये था कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो उनका ख्याल नहीं कर रही है, वो उनको नुकसान पहुंचा रही है। 5,000 की तनख्वाह है, एवरेज तनख्वाह, 1,000 रुपए का कोई पानी का बिल कैसे देगा? ये अनरियलिस्टिक है। तो सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। बोलिविया में एक स्पेसिफिक पॉलिसी जो मैंने बताया, पानी की पॉलिसी थी कि पानी एमएनसी को दे दिया गया कि आप सप्लाई करिए। एमएनसी ने अपने, क्योंकि प्रॉफिट बनाना था उनको, 1,000 रुपए, हर जो 5,000 रुपए एक आदमी कमाता है वो 1,000 रुपए पानी के देगा, तो खाएगा क्या, खिलाएगा क्या? तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम थी पानी की, जबकि नेपाल में जो था वो ये था, फाउंडेशन की डेमोक्रेसी नहीं थी वहां पर। किंग ज्ञानेंद्र ने सारे कंट्रोल अपने हाथ में ले ली थी, जिसको हम कहते हैं, जिसमें मोनार्क था। तो लेकिन फिर भी वहां पर चीजें नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए ये आ गए। और ये लोग सक्सेसफुल हुए, ऐसा नहीं, ये लोग दोनों सक्सेसफुल, दोनों स्ट्रगल सक्सेसफुल हुए। और जब लोग साथ जुड़ते हैं, जब लकड़ियां साथ जुड़ जाती है तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको सड़क पे उतरना है अगर कोई आपके खिलाफ कोई काम हो रहा है, क्योंकि ये ही डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करता है। दोनों ही राष्ट्र डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे थे, लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे थे। ग्लोबलाइजेशन है चुके हैं, क्योंकि ये कई सालों तक आया है, तो इसको मैं स्किप करूंगा। जरूरी ये है कि आप इसको समझिए, बार बार आता है ना, तो इसको मैं स्किप करता हूं। Why are the rules and regulation required in the marketplace? बाजार में क्यों आपको कानून नियम चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन? ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए चाहिए एज अ उपभोक्ता, कंज्यूमर। पहली चीज ये है कि सेलर जो बेचने वाला है वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। उसने सामान जो बेचा है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, कोई भी सामान उसने बेचा, उसमें कोई दिक्कत है, और अगर आप उसके पास पहुंचते हैं कि साहब इस ये जो आपने सामान मुझे बेचा है, इसमें है दिक्कत, इसमें है डिफेक्ट, वो कभी नहीं सुनेगा आपकी, ना मानेगा आपकी। वो ये कहेगा बाहर निकलो और किसी दूसरी दुकान में जाओ, बदतमीजी करेगा आपके साथ। आपने सामान लिया, पैसे भी खर्च किया, खराब भी निकल गया, तब भी आपको आपको एक तरीके से बेइज्जती सहना पड़ रहा है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण। ये कई तरीके से हो सकता है, बहुत तरीके हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, देखूं, फॉल्टी वेट होता यह है कि तौल में गड़बड़ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 1 kg तौल रहे हैं और थोड़ा सा कट मार दिया, 900 ग्राम ही दे दिया आपको, तो ऐसे बहुत सारे के साथ किया तो कितना फायदा हो जाएगा। सामान जो है उसमें एडल्ट्रेटेड देते हैं, जिसे कहते हैं मिलावट, मिलावट का सामान दे दिया जाता है, खासतौर पे गांवों में देखा जाता है। इसमें स्पाइसेस हैं, जैसे मिर्ची, मिर्ची में ईंट मिला दी जाती है। और क्योंकि अगर प्रोड्यूसर केवल एक ही है या कुछ ही है, तो वो अपनी पावर यूज करता है, वो किसी भी प्राइस में बेचेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। फॉल्स इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन दे के चीजें बेची जाती है। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार ये सब सामने आते हैं और वो बोलते हैं और आप खरीद लेते हैं। अब कई ऐसी कंपनियां जो कहती हैं कि जो मदर मिल्क है उससे अच्छा हमारा मिल्क है। कोई कोई माँ के दूध से अच्छा कोई मिल्क हो सकता है? तो कंज्यूमर ग्रुप्स बने हैं जो हमें मदद करते हैं, और उनका काम यही है कि राइट टू सेफ्टी हमें मिले, हमको इन्फॉर्मेशन मिले, अगर कोई दिक्कत होता है तो हम उसको रीएड्रेस कर सके और रिप्रेजेंट कर सके अपने आप को। नेम द स्टेट वेयर कांडला सी पोर्ट इज लोकेटेड। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गुजरात है वो स्टेट है जहां पर कांडला सी पोर्ट है। सी पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह। ये इलाका मैं आपको दिखा दूं, गुजरात का इलाका, यहां पर आपका कांडला पोर्ट है। अब इसमें जो पोर्ट है बड़ा नेचुरल है ये, और ये बड़ा बिजिएस्ट पोर्ट है, और ये सबसे पहला पोर्ट है हिंदुस्तान का, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, क्योंकि जब लाहौर का पोर्ट चला गया हमारे पास से, तब हम लोग को इसकी जरूरत महसूस हुई, और आज तो बहुत सारे। नेम द प्लेस वेयर द मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स वाज स्टार्टेड। इंडिगो मतलब तो होता है नील, तो चंपारण इलाका है जहां पर नील, ये प्लांटर्स का मूवमेंट शुरू हुआ था। ये जो इलाका है, ये इसी को मैं बता रहा हूं, ये चंपारण है। अगर आपको लोकेट करना है तो पटना इधर है, इधर गोरखपुर है, यूपी और बिहार मैंने दोनों दिखा दिया आपको। ये है चंपारण। जो चंपारण एक वो इलाका है जहां पर आंदोलन शुरू हुआ, नील जो ग्रोअर्स थे उनका। चंपारण मूवमेंट हुआ था महात्मा गांधी के लीडरशिप में, नेतृत्व में, 1917 में। ध्यान रखिएगा 1917 में। यहां पर हो क्या रहा था कि किसानों को जबरदस्ती नील उगाने के लिए कहा जा रहा था,
जबकि वो कुछ और उगाना चाहते थे फोर्सफुली, क्योंकि इस नील का निर्यात किया जाता था और खूब पैसे कमाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी और साथ में जो ब्रिटिशर्स है। आपको बताना है 4 फायदे, डिस्क्राइब एनी 4 मेरिट्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन। 4 बेनिफिट्स बताने हैं या एडवांटेजेस बताने हैं। पहली चीज तो ये है कि रोड बनाना रेल ट्रैक बनाने से सस्ता है, यानी ये सस्ता मसौदा है। दूसरा ये है डोर टू डोर सर्विस, आपके घर तक, आपके बिल्कुल जो घर के सामने जो रोड है ना, वहां तक रोड ट्रांसपोर्ट आ सकता है। अगर आप ट्रेन और एयरक्राफ्ट की जगह बताएंगे तो वहां तक आ सकता है, एक जगह होगी, लेकिन वहां से आपको जाना कैसे पड़ेगा? ऑटो टैक्सी से तो जाना पड़ता है, वो रोड ट्रांसपोर्ट है। तो आपके घर तक जाने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट है। रोड ट्रांसपोर्ट चाहे आप आदमियों की बात करें, इंसानों की, या फिर सामान की बात करें, तो वही ट्रक है, वही चीज आदमी भी ले जा सकती है, वही सामान भी ले जा सकता है, और फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। छोटे डिस्टेंस के लिए रोड ट्रांसपोर्ट सबसे बढ़िया है। रोड ट्रांसपोर्ट जो गुड्स है जो खराब हो सकते हैं, जैसे सब्जियां हो गई, दुग्ध प्रोडक्ट हो गए, जो खराब हो सकती हैं जल्दी, इसके लिए सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचाना है तो सबसे बढ़िया है रोड ट्रांसपोर्ट। जैसे मिल्क हो गया, जो खराब हो जाएगा अगर इसको बहुत जल्दी नहीं पहुंचाया गया, तो रोड ट्रांसपोर्ट से ये फटाफट एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन या सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचा सकते हैं आप। इसके अलावा अगर बहुत स्लैंट हाइट है, यानी पहाड़ी इलाका है जहां स्लोप ज्यादा है, वहां पर आप बना सकते हैं रोड। तो अभी ये सवाल उठता है कि कितनी स्लोप, ये डिबेट का एक क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मसला ये है कि अगर आप किसी भी रीजन में जाएं, हिमालयन रीजन में जाएं, लद्दाख में जाएं, नेपाल में जाएं, तो वहां पर आप रोड्स देखेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट देखेंगे जो एकदम एंड तक, जहां पर बहुत कम लोग भी रहते हैं, वहां तक भी आप बस ट्रक से जा सकते हैं। तो अगर हाई ग्रेडियंट है, स्लोप ज्यादा है, यहां पर ट्रेन बनाना चाहे, ट्रेन की ट्रैक डालना चाहे, तो ट्रेन नहीं चल पाएगी। Which government body supervises the functioning of formal sources of loan in India? जो फॉर्मल सोर्सेज है ऋण देने के, उनको कौन देखता है? आरबीआई देखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनका काम है कि बैंकों पे सुपरवाइज करना, उन पे ध्यान रखना, कुछ सब कुछ सही चल रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, और उनको गाइडेंस देना। एक्सप्लेन एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। नॉन कोऑपरेट मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन। तो जब ये असहयोग आंदोलन शुरुआत की गई, खासतौर पर गांधी जी ने, तो इकोनॉमिक फ्रंट में काफी इसका इफेक्ट पड़ा। पहली चीज है कि बाहर से जो भी सामान आता था, विदेशी सामान, उसको बॉयकॉट किया गया। जो शराब की दुकान थे उनका घेराव किया गया, धरना दिया गया, और बाहर की चीजों को जलाया गया, कपड़ों को खासतौर पे। जो बाहर से क्लोथ्स आते थे 1921 और 1922 में आधे हो गए। 102 करोड़ जब वो अमाउंट था इसका, वो केवल 57 करोड़ रह गया, क्योंकि आधा हो गया अमाउंट। जैसे ही ये बाइकॉट मूवमेंट बढ़ा, लोगों ने केवल जो देसी कपड़े हैं, देश में बने कपड़े, उनका इस्तेमाल करना शुरू किया, बाकी सबका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो इससे हिंदुस्तान की जो टेक्सटाइल मिल है, कपड़ा मिले हैं, और हैंडलूम, ये बहुत आगे, हस्तकरघा ये काफी आगे बढ़ा। व्हाट इज अ ट्रेड बैरियर? Why did the Indian government put up trade barriers after independence? ये सवाल हम पहले कर चुके हैं, लेकिन कई बार आता है। तो ट्रेड बैरियर का मतलब होता है रुकावट, व्यापार में रुकावट या फिर व्यापार को संतुलित करना। यह ऐसा रिस्ट्रिक्शन है जो सरकार लगाती है ताकि वो फ्री ट्रेड करवा सके, वो एक्सचेंज को बाधित कर सकती है या खुला कर सकती है। यानी एक देश ये डिसाइड कर सकता है कौन सी चीज आएगी, कितनी आएगी। तो ये क्यों किया जाता है, उसके कुछ कारण है। पहला तो ये है कि जो इंडिजीनियस प्रोड्यूसर्स हैं, यानी जो लोकल प्रोड्यूसर हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए। और उसके बाद ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बने, यानी डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ये ट्रेड बैरियर लगाया जाता है। अगर आप चाहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, बड़ी बड़ी कंपनियां आए, तो उसके लिए आप बैरियर फ्री कर सकते हैं। इससे क्या होता है, देश आगे बढ़ता है। जैसे टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स हो गया, अगर इम्पोर्ट हो रहा है तो उस पर टैक्स लगा रहे हैं हिंदुस्तान। हुआ ये कि कॉलोनाइजेशन, हम लोग कम से कम 200 साल रहे ब्रिटिश रूल में, और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या देश आगे बढ़ने से थोड़ा रुक गया था। तो 1950 और 1960 के बीच में एक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट का फेज शुरू हुआ। पंडित नेहरू थे उस समय, तो उन्होंने ये कोशिश की कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो थोड़ा आगे बढ़े,
और वो इस तरीके से तैयार हो जाए कि बाकी देशों से वो कम्पीट कर सके। तो ट्रेड बैरियर था कि बाहर की कंपनी ना आ पाए। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये बैरियर खोले गए, आज बैरियर्स काफी खुल गए हैं। तो कंपनीज आती हैं, आप हर हर देश की कंपनी हमारे यहाँ देखेंगे जिन्होंने अपने सेटअप किया हुआ है, और सेटअप करके वो हमारे देश को फायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमारे हमारे लोग यहाँ पर उसमें एम्प्लॉय होते हैं, उनकी स्किल काम आती है। जैसे मान लीजिए एक कंट्री है, यहाँ पर हमने बैरियर लगा दिया, आपको आप नहीं चाहते वो सामान आए, तो आप टैक्स लगा दीजिए उस पर, इतना टैक्स लगा दीजिए कि कोई कोई सोचे भी ना कि आपके यहाँ वो बेचे या आए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो सामान, वो गुड या वो सर्विसेज आपके पास आए, तो उसका टैक्स एकदम कम कर दीजिए। तो सारी की सारी कंपनियां आप ही की तरफ आएंगी कि यहाँ सबसे कम हमको टैक्स लगता है, बड़ा आसान है यहाँ पे बेचना या यहाँ पर सर्विसेज देना। एक्सप्लेन हाउ डायनेस्टिक सक्सेशन इज अ मेजर चैलेंज फॉर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इसे कहते हैं कि बाप फिर बेटा फिर उसका बेटा, यही लोग बस राज कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। तो यहां पर देखें आप, हर एक जो बाएं हाथ पे दिख रहा है वो पिताजी है, और जो दाएं हाथ पे उनका बेटा है या बेटी है। यानी आप ये मान सकते हैं कि बहुत अच्छा काम किया होगा किसी ने, लेकिन उनका बेटा भी बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन हो, बड़ा पढ़ा लिखा हो, बहुत काबिल हो, इसकी संभावना, इस पे हम डिबेट कर सकते हैं। तो यहां पर आप जितने भी लोग देख रहे हैं, उनके जो बेटे या बेटी है वही राज कर रहे हैं, या फिर उन्हीं को पावर मिली और उन्हीं को उनके पिताजी ने वो किया गया, अपना उत्तराधिकारी बनाया। जैसे आप देख रहे हैं कि अनुराग ठाकुर जी हैं, अब इन्होंने ने जो धूमल साहब है उनके बेटे हैं ये, अब ये हमारे सपोर्टिंग एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई है। तो डायनेस्टी का खेल है, डायनेस्टिक सक्सेशन इसे कहते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सीरियस चैलेंज है। बहुत सारे जो प्रोसीजर है वो लोगों के सामने नहीं आते, क्योंकि बंद कमरे में फैमिली के बीच में या लोगों के बीच में, जिनको जो करीब है उन्हीं के बीच में ये गेम खेल लिया जाता है। वही पावर में होंगे, उनके बेटे पावर में होंगे, उनकी बेटियां पावर में होंगी, उनके चाचा भतीजावाद होता रहेगा। बाकी जो लोग हैं वो बस भक्तों की तरह या अंधभक्तों की तरह बस आगे बढ़ रहे हैं कि उनको कहा गया और कुछ उनको बताया नहीं जाता। इसी तरीके से जो टॉप मेंबर्स हैं फैमिली के, जैसे कोई एक फैमिली हो गई, गांधी फैमिली हो गई, उसमें सारी चीज गांधी जी लोगों के हाथ पे ही है। यानी बाकी ऑर्डिनरी वर्कर का कुछ उनको फेयर चांस मिलने की संभावना कम रहती है। ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं मिलती। जैसे मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश जी यादव आ गए। अब वो जब यादव जी आ गए तो सारे उनके जो मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी पोस्ट पे आ गए। इससे ये होता है कि जिनके पास लेक्स एक्सपीरियंस है या जिनके पास सपोर्ट नहीं है, वो अपने डायनेस्टी के कारण वो लोग आ जाते हैं। यानी अगर जनता चाहे ना चाहे, केवल इस नाम पे कि ये इनका बेटा है बेटी है, क्योंकि ये लोग पॉलिटिशियंस है, ये जानते हैं कैसे कैसे पॉलिटिक्स राजनीति करनी है, तो अपने बच्चे उनके इस तरीके से डायनेस्टी में आ जाते हैं। एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के हिसाब से सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह का मतलब है सत्य का आग्रह। जनवरी 1915 में जब गांधी जी आए, अब हुआ ये था कि वो साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी ये काम कर चुके थे, जो अपार्थेड है, रंग भेद की नीति, उसके खिलाफ वो काम कर चुके थे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका था, नया तरीका था मास लोगों को मोबिलाइज करने का। इसमें ये था सच्चाई और नॉन वायलेंस, अहिंसा। मतलब कोई भी मारकाट, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस सच्चाई। इसमें यह होता था कि अगर हमारी बात सत्य है, हम उसका आग्रह करेंगे, हम स्ट्रगल करेंगे उस चीज के लिए जो इनजस्टिस है। हमारे ऊपर कोई ऐसी चीज या ऐसा कानून बनाया गया जो हमारे एग्जिस्टेंस के खिलाफ है, तो हम आपके ऑपरेशन, आप हमें मारिए, हमें पीटिए, कोई बात नहीं, हमें जेल में डालिए, लेकिन सच कभी छुपता नहीं। तो हम सत्य का आग्रह करेंगे, हम धरना देंगे, हम बैठेंगे बगैर खाए पिए। तो यहां पर आपको ट्रूथ, और आपके पास अगर सच्चाई है और इंजस्टिस हो रही है, तो आप वायलेंस की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको सच समझाने के लिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो तरीका था अहिंसा का, ये सत्य आग्रह, जैसे मैंने आपको बताया, ये इसने क्या किया, पूरे देश को एकजुट कर दिया। यानी सब लोग जो गांधी जी के राह पर चलने लगे, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। गांधी जी के लिए कहा गया, साबरमती के संत उन्हें कर दिया कमाल, ना बचरी ना ढाल, कुछ भी उन्होंने चीजें नहीं ली, और फिर भी उन्होंने हमें फ्रीडम दिलवा दी। तो यानी आप सत्य का आग्रह करें और बगैर किसी
किसी लड़ाई झगड़े के, अगर आपकी बात सच्ची है तो आप जीतेंगे, क्योंकि अगला आदमी भी इंसान है, वो भी सोचेगा कि यार इतनी लाठी पड़ने के बाद भी ये कुछ नहीं कह रहा है और ये बेचारा है जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है। Environmental degradation has been seen everywhere. Explain any three values that can help to prevent environmental degradation. जो हमारे वातावरण का ह्रास हो रहा है या नुकसान हो रहा है, उसका कारण क्या है? पहली चीज तो यह है पोल्यूशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोल्यूशन, और हम पेड़ों को काटे चले जा रहे हैं। तो पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज जब आएंगी, अगर देश आगे बढ़ना है तो इंडस्ट्रीज भी लगेंगी, तो पोल्यूशन होगा, चाहे नॉइस पोल्यूशन हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, जिस भी प्रकार का पोल्यूशन है। इसके अलावा हम वाइल्ड लाइफ को, वेजिटेशन को खत्म कर रहे हैं, हम इनको बिल्कुल काट रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं। तो ये एक तरीके से हम अपने वातावरण का, एनवायरमेंट का नुकसान कर रहे हैं। तो इसके क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे हम इनको प्रिवेंट करेंगे, क्या क्या हम इस पे स्टेप लेंगे? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो चाहिए ना, लेकिन हमको कुछ ऐसा ध्यान भी देना है कि हम सबसे पहली चीज, जो पानी, जो भी हम पानी, हर एक बूंद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक पानी डिस्चार्ज किया जाता है, फेंका जाता है इंडस्ट्री द्वारा, वो 8 गुना ज्यादा फ्रेश वाटर को, मतलब 8 गुना उससे ज्यादा पानी को खराब कर देता है, पॉल्यूट कर देता है। तो इसीलिए हमको रीयूज करना है, पानी को रिसाइकल करना है, पानी को यूज करके ना छोड़ दें, उसको बार बार क्लीन करें, उसको यूज करते रहें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, पानी की जरूरत जहां हो, ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर पानी जमा किया जा सकता है ना, उसको पानी की जरूरत वहीं से पूरी हो जाएगी। जो बहुत गर्म, जैसे थर्मल पावर प्लांट वगैरह से जो पानी आता है, और जो गंदगी या फिर टॉक्सिक मटेरियल निकलता है, इसको सीधा आप एक्वेटिक एनवायरनमेंट में डाल दें, पानी में, पॉन्ड में डाल दें, तो वहां पर बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि एक मछली या एक जानवर जिस पे इतना गर्म पानी डालेंगे, उसका क्या होगा? इसके अलावा जो हवा निकल के आ रही है चिमनियों से, या ये कहें जो स्मोक निकल के आ रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए स्मोक स्टैक्स लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आते हैं, फैब्रिक फिल्टर्स हैं, स्क्रबर्स हैं, इनर्शियल सेपरेटर्स आते हैं। मतलब ये अलग अलग तरीके हैं किस तरीके से जो भी चीजें पोल्यूट कर सकती हैं, उनको वहीं पर रोक लिया जाए। स्मोक को कैसे हम रोक सकते हैं? उसके लिए हम कोल कम से कम कर सकते हैं। मशीनरी और इक्विपमेंट हम यूज कर सकते हैं, जनरेटर में हम साइलेंसर्स लगाएं, क्योंकि ये नॉइस पोल्यूशन बहुत क्रिएट करता है। एक आपको इंडस्ट्री अलग से दिख जाती है, वहां बहुत ज्यादा नॉइस आती है। और जो भी मशीनरी है, उनको हम एनर्जी एफिशिएंसी बनाए, 5 स्टार, 4 स्टार, ताकि वो एफिशिएंसी से काम करे। हाउ इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नोन एज अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट? एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सरकार, ऐसी लोकतांत्रिक सरकार, वो रिस्पॉन्सिव तब होगी जब एक आदमी, सिटीजन, उसकी नीड्स, एक्सपेक्टेशन, उसकी जरूरतें, उसके एस्पिरेशन के हिसाब से गवर्नमेंट रिप्लाई करे, या फिर गवर्नमेंट उस पर एक्ट करे। यानी जो लोगों ने इलेक्ट किया है जिस गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट तो स्लेव हो गई ना, हमारी नौकर हो गई, लोग जो है मालिक हो गए। तो हम, उनका काम ये है कि हमारी बात सुने, लेकिन उल्टा होता है, हम लोग नौकर बन जाते हैं, सरकार जो है वो हो जाती है, मालिक हो जाती है, जबकि है नहीं। जैसे 2005 में एक एक्ट पास किया गवर्नमेंट ने, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि सरकार में क्या हो रहा है, सरकारी तंत्र में क्या हो रहा है, सरकारी व्यवस्था में क्या हो रहा है, हमें पता होना चाहिए, हमें आप बताइए। तो लोगों को चाहिए था, इस कारण से ये आरटीआई एक्ट को सरकार को लाना पड़ा। ये एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट थी कि लोगों ने जो मांगा वो उन्होंने उनको दिया। इसी को हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, कि सरकार हमारे पैसों पे चल रही है, हमारे टैक्स के पैसे पे चलती है। वो सरकार हमको ना बताए कि वो क्या कर रहे हैं। लेमैन तरीके से बताता हूं आपको। एक पिताजी है, आप है। जब भी आपके पिताजी आपसे कुछ कहते हैं, आप रिस्पॉन्ड करते हो उनको, लेकिन जब आप अपने पिताजी से कुछ पूछते हो, क्या वो रिस्पॉन्ड करते हैं? अगर वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, आपको एक्सप्लेन करना है 5 सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो नेपोलियन ने किया अपने रीजन में, जिससे उनके कंट्रोल में थे। तो नेपोलियन बोनापार्टे, इन साहब का नाम जो है बड़े अजीब तरीके से लिया जाता है। इन्होंने बड़ा नुकसान किया हिस्ट्री में, बड़े डेंजरस टाइप के आदमी माने जाते थे। लेकिन नेपोलियन साहब जब पावर में आए, या फिर उनके रीजन में जो रीजन उनके कंट्रोल में था, उन्होंने क्या किया, काफी सारे रिफॉर्म्स भी की, जो बहुत अच्छे थे, एफिशिएंट थे, लॉजिकल भी थे, अच्छे काम किए उन्होंने। एक सिविल कोड था 1804 का, इसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है।
इसमें जो पहले से लोग जो आराम से गद्दी जमा के बैठे थे कि हम जन्म से बड़े हैं, हम ऊंचे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें हथियार रखी थी, उन सबको इन्होंने खत्म किया। ये जो कोड था नेपोलियनिक कोड, कोई स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं मिलेगा। ये स्विट्जरलैंड में गया, इटली में गया, जर्मनी में लोगों ने इसको अडॉप्ट किया क्योंकि ये सब कंट्रोल में आ रहे थे उनके। इसके बाद जो जितना भी दिक्कतें थी एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से प्रशासन में, और वहां पर इन्होंने जो सामंतवादी चीजें चल रही थी, डिफरेंसेस थे, उन सबको खत्म किया, सामंतवादी व्यवस्था को खत्म किया। जो बेचारे फार्मर्स थे, किसान थे, जो दासत्व में थे, सर्वडम या फिर कहें जो इन सब चीजों में फंस गए थे और नौकरों की तरह, स्लेव की तरह काम कर रहे थे, उनको उन्होंने फ्री कराया, छुड़वाया। और दूसरा ये था कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारे गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे, उसको उन्होंने खत्म किया। नेटवर्क्स अच्छे किए, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की, एक वेट और एक लेंथ, ये सब नॉर्मल एक जगह कर दी, जो अलग अलग जगह अलग अलग मानी जाती थी, स्टैंडर्डाइज कर दिया इन्होंने। और एक ही करेंसी हर जगह चलेगी, एक ही नोट हर जगह चलेगा, ताकि जो लोग हैं वो आपस में आराम से ट्रेड कर सके, ये फैसिलिटेट किया। वरना पहले हर जगह अलग लेंथ थी, हर जगह अलग अलग वेट करने के तरीके थे, अलग अलग करेंसी थी। इन सबको इन्होंने एकीकृत किया और सामंजस्य बिठाया उन सब में। How do the means of transport and communication play an important role in the economic development of the country? Explain. ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, चाहे आप यातायात की बात करें, चाहे आप कम्युनिकेशन की बात करें, दूर संचार की बात करें, ये दोनों ही चीजें हमारे इकोनॉमिक विकास में बहुत जरूरी होती है। पहली चीज ये है मोबिलिटी। होता यह है कि अगर आपका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अच्छा है तो बहुत तेजी से, बहुत फास्ट तरीके से चीजों का मूवमेंट होता है, और यही मेन है मोबिलिटी। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर बहुत फास्ट काम होता है, चीजें जल्दी चाहिए, फटाफट काम होना चाहिए, तो चीजें पहुंचनी भी है, आनी भी है, और इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जरूरी हो जाता है। स्टेबल प्राइसेस, देखिए जब अगर आपका टेबल और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो इससे प्राइस बड़े स्टेबलाइज हो जाएंगे। अगर आपका ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन नहीं है तो प्राइसेस ज्यादा आपको देने पड़ेंगे। दो चीज आएगी इसमें, रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर गुड। रॉ मटेरियल मतलब ये होता है जो कच्चा माल एक इंडस्ट्री को चाहिए होता है, और मैन्युफैक्चर गुड मतलब होता है जो कंपनी प्रोड्यूस करती है इस रॉ मटेरियल से। तो जो भी चीज आ रही है वो हमें फास्ट चाहिए, सही तरीके से चाहिए, ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन से उनको हमको बातचीत आराम से होनी चाहिए। कंपनी का काम क्या है, रॉ मटेरियल लेके आती है, इंडस्ट्री में कुछ प्रोसेसिंग होती है, फिर हमें हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो रॉ मटेरियल तो आना पड़ेगा ना कहीं विनिर्माण के लिए, तो ये ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन चाहिए। अब गुड जो है वो कहीं जाना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा, उसके लिए फिर से आपको यातायात भी चाहिए और दूरसंचार भी चाहिए। Explain any three problems faced by iron and steel industry in India. लौह इस्पात विनिर्माण उद्योग, ये क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हिंदुस्तान में, या फिर आप कहें कोई भी डेवलपिंग कंट्री, वहां पर क्या प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं। ध्यान रखें कि इंडिया जो आयरन और इंडियन जो स्टील इंडस्ट्री होती है वो देश के इकोनॉमी को डिसाइड करती है। एक तो चीज ये है कि जो कोयला इस पे इस्तेमाल होता है वो बड़ा महंगा है। कोयला, क्योंकि इसको प्रगलन करना पड़ता है, जलाना पड़ता है, मोल्टन स्टेट में करना पड़ता है, तो ये इतना महंगा है, इसको खरीदना ही, क्योंकि कोल बेसिक नीड है, किसी भी आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए कोल जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये महंगा है या अवेलेबिलिटी इसकी कम हो पा रही है। ये दूसरा ये हमारे लेबर कभी कभी स्किल्ड और जो सेमी स्किल्ड होते हैं वो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते। एनर्जी नहीं है, आप कहीं जाएंगे तो लाइट नहीं आ रही है, कहीं आ रही है, कब लाइट आ रही है, कभी कभी बंद हो जा रही है, मतलब कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि 24 घंटे लाइट आएगी। हिंदुस्तान में हर जगह ऐसे ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। एक्चुअली जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो चाहे टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में ले या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में ले, बिल्डिंग के ले, यातायात, दूरसंचार, जैसे मैंने अभी बताया, वहां थोड़ी सी दिक्कत है। और दूसरा ये है कि जो बाकी इंटरनेशनल लेवल्स हैं उनको ये मीट नहीं कर पाता है। कभी कभी हमारा स्टैंडर्ड, हमारा टेक्नोलॉजिकल लेवल, हमारे पास लोग अच्छे अच्छे हैं, उन सबको आगे बढ़ाना पड़ेगा हम लोगों को, ताकि आयरन और स्टील इंडस्ट्री में वो सब चीजें आ जाए जो बाहर के लोगों से compete कर सके। तो ये प्रॉब्लम फेस है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आयरन और स्टील इंडस्ट्री हमारा बैकबोन है और अभी भी हम बहुत बढ़िया है इसमें, थोड़ा और इसमें कुछ करने की जरूरत है।
ये भौगोलिक मानचित्रों से संबंधित सवाल है। आयरन और स्टील प्लांट ये दिखाने आपको कई बार आया, देखिए ये कंटिन्यू आता रहा है ना, काफी साल आता है। तो आपको ये जगह पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ आयरन और स्टील प्लांट है। और थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। आपको टाटा अलग से दिखाइए, जमशेदपुर टिस्को टिस्को अलग से दिखा दीजिए जमशेदपुर। जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंडर में है वो अलग से दिखा दीजिए। जैसे बोकारो हो गया, बर्नपुर, दुर्गापुर, भिलाई, चंद्रपुर, राउरकेला, भद्रावती, सेलम। उसके बाद आप राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड दिखा दीजिए विशाखापट्टनम में, वाइजैक में। सी पोर्ट बताने हैं आपको, ये भी काफी साल रिपोर्ट हुआ है। तो हमारे देश में बहुत सारे बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं, कुछ मैनमेड है, कुछ कृत्रिम है, कुछ अपने आप बने हुए प्राकृतिक है। तो लाल वाले जो है वो बताने आपको, जैसे कांडला हो गया दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नाहवा शेवा वाला। रेड वाले बताने हैं आपको, ध्यान रहे। बाकी ब्लू वाले नहीं। मारमागाओ मारमागाओ पणजी में भी है। मैंगलोर बहुत बड़ा पोर्ट ट्रस्ट है मैंगलोर का, फेमस। कोची, अल्फाजू नहीं है, तूतीकोरिन, ये एन्नोर है, कामराजार फोर्ट, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और हल्दिया। और भी है, वो आपको नहीं बताने। लाल लाल जो है उनको मार्क कर लीजिए, ये आपको बताने। और ये भी पता होना चाहिए कि स्टेट में इधर का उधर, इस थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो स्टेट बदल जाता है ना। और सी पोर्ट जो है वो सी में रहेंगे, जहां ब्लू ब्लू दिख रहा है वहीं पे होंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी काफी बार पूछा जाता है, देखिए रिसेंटली पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें मैं आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताऊंगा, आपको इसमें डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी दिख रहे हैं। ये सारे मैप मैंने लेटेस्ट मैप्स ऑफ इंडिया से उठाए हैं, तो आपको लेटेस्ट चीज मिलेगी इसमें। एक तो न्यू दिल्ली हो गया, अहमदाबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, मुंबई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, चेन्नई, कोची और तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम। न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके साथ कभी कभी थर्मल पावर प्लांट भी पूछा जाता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट आपको पता होने चाहिए। अगर थर्मल पावर प्लांट कुछ थोड़ा सा आइडिया अगर आपको लग जाए तो अच्छा है। तो ये जो ट्राइंगल्स आपको जहां जहां दिख रहे हैं वो है, इसको ध्यान रखिएगा। नरोरा हो गया, काकरापारा, ये आपका तारापुर, फिर यहां पर आ जाइए नीचे की तरफ कलापक्कम। ये हो गए आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट। राउंड्स वाले थर्मल पावर प्लांट, अगर आपको सवाल आता है तो थोड़ा आइडिया रहेगा आपको। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये भी कई जगह पे है। वैसे मेजर हब तो आपका बैंगलोर, हैदराबाद, कुछ ऐसी नोएडा, आपका गुरुग्राम है। तो ये सब सारे नाम आप देखिए, बहुत सारे हैं, इनको सब ध्यान रख लीजिए। इसमें आप बैंगलोर, हैदराबाद ये बताना ना भूले, मुंबई, गुड़गांव, नोएडा ये सब बताना ना भूले। आयरन ओर माइंस ये भी पूछा जाता है। आयरन ओर माइंस, जहां जहां माइंस है, जहां पर लौह अयस्क निकाला जाता है, आयरन ओर। तो इसमें आप देखें, एक तो सिंह भूमि हो गया, ये दुर्ग हो गया, छत्तीसगढ़ में है ये। केवंझर उड़ीसा में है, ये गोवा में है, दो जगह पे है यहाँ पे, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। फिर बेल्लारी हो गया, चिकमंगलुरु हो गया, गुंटूर, उंगोल, ये सारे आयरन ओर माइंस है, खदाने हैं ये। अच्छा, ये हिस्ट्री वाले मैप्स के सवाल भी है, बहुत एक रिपीट होता है, जिसमें जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस हुए थे, क्योंकि यहीं से हमारी स्वतंत्रता की राह तय हुई थी, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत में डेट को ध्यान रखना पड़ेगा। मुंबई में दिसंबर 1885, फिर उसके बाद हुआ सितंबर में कैलकाटा, फिर नागपुर में दिसंबर में 1920, फिर मद्रास हुआ 1927, लाहौर 19, ये हुआ 1929 में। इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। प्लेस विच इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, जैसे चंपारण हो गया। और इसके अलावा वो जगह जहां पर कॉटन मिल वर्कर ऑर्गेनाइज हुए थे सत्याग्रह के लिए, अहमदाबाद। और ऐसी जगह जहां पर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, वो अमृतसर हुआ। तो ये बात हुई इस इन क्वेश्चंस आंसर की। अगर यही कर ले तो बहुत बढ़िया आपका तैयारी हो जाएगी। शुक्रिया, मेहरबानी।